अस्सलामु अलैकुम। आपके अपने चैनल नावेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। दोस्तों, क्या आलियान इनायत को रेहान के नापाक इरादों से बचा पाएगा या इनायत किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएगी? और इधर डेविल की दीवानगी हुरन को अपनी माँ की आंखों के सामने से दूर ले गई है। क्या हुरन इस जुनूनी इश्क को कभी दिल से कबूल कर पाएगी? दूसरी तरफ अबीर अलवी एक खूनी साजिश में बुरी तरह फंस चुका है। जवेरिया का बेदर्दी से कत्ल आखिर किसने किया? क्या इनाया अबीर पर यकीन करेगी या ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? और तबरेज़ और माहा की कहानी ने कौन सा दर्दनाक मोड़ ले लिया है? जुनून ए इश्क के इस सस्पेंस से भरपूर पार्ट 7 में आज वो सब होने वाला है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार किस्त। वो बाहर आए तो रेहान वहाँ नहीं था। इनायत ने चौंक कर सामने से आते अपने को देखा। रेहान बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा है, आराम से जाए, खूब एंजॉय करना, ओके। वियाम ने मुस्कुराकर शफकत से उसके सर पर हाथ रखते कहा था, जिस पर इनायत ने धीमी मुस्कान से सर असबात में हिला दिया। और अपना? ऐना ने मुस्कुराकर कहा तो वो माँ के सीने से लगी। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। वो ऐना से कहती गेट से बाहर निकल गई। ऐना काफी देर तक उसे जाता देखती रही, जब तक वो गाड़ी में बैठी नहीं वो वहीं खड़ी रही। मामा क्या हुआ? आप ही कहाँ जा रही है? ये अनाया थी, जिसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वो हया को चकमा देकर गेट की सिमत आई। रेहान के साथ गई है। इनायत, तुम्हें क्या हुआ है? आंखें छोटी किए उसे देखते ऐना ने तशवीश से पूछा, आप ही अकेली? मैं भी चलती हूँ साथ। वो इनायत के पीछे ही जाने लगी। जब ऐना ने उसका बाजू पकड़ा, खबरदार जो आज कोई गड़बड़ की तो चलो मेरे साथ। अमन और हया आज तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने आए हैं। अगर आज तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ी तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। अनाया शहादत की उंगली उठाए अना ने उसे सख्ती से वार्न किया तो अनाया बेयकीनी से मुंह खोले माँ को देखती रह गई। डेट फिक्स? आपने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? वो हैरत से चीखी थी। मुंह बंद करो, चलो यहाँ से। उसे घसीटते हुए अना अपने साथ ले जाने लगी। आप यहाँ कैसे आए? गाड़ी में बैठते ही इनायत ने छूटते ही ये सवाल दागा। रेहान काफी दिलचस्पी से उसे देख रहा था, जो सियाह रंग में आज कुछ ज्यादा ही हसीन लग रहा था। आपने तो बताया ही नहीं कि आप फूफू के घर हैं। फिर अंकल से पूछना पड़ा मुझे, वैसे हम आधा घंटा लेट है। उसके देखने पर रेहान ने तेजी से रुख मोड़ा और गाड़ी स्टार्ट करते उसे जताया। इनायत ने सुर्ख चेहरा झुकाया और मासूमियत से उसे सॉरी कहा। वो उसकी वजह से लेट हुआ था, मुझे अंदाजा नहीं था। आई एम सो सॉरी, वो उंगलियां चटकाते हुए बोली। इट्स ओके, आपके मुंह से सॉरी के लफ्ज अच्छे नहीं लगते। उसका लहजा काफी मानीखेज था, जो इनायत ने नोट जरूर किया था, मगर बोली कुछ भी नहीं। बाकी का सारा रास्ता खामोशी से कटा था। ये वह एक क्लब के सामने गाड़ी रुकने पर घबराहट से गोया हुई थी। सियाह जील सी आंखों में लगा काजल घायल कर देने वाला था। रेहान को आज अपने डैड की पसंद को वाकई में सराहना पड़ा, मगर यह भी सच था कि वो एक 30 साला लड़की को अपनी गले नहीं बांधने वाला था। मेरे सब फ्रेंड्स यंग हैं और आप जानती हैं आजकल की यंग जनरेशन को क्लब और ऐसा म्यूजिक पार्टी का माहौल ही पसंद है। रेहान ने उसे रसान से मुद्दा समझाया तो इनायत ने समझने वाले अंदाज में सर को असबात में हिला डाला। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकली, अपना सेल फोन एहतियातन ऑफ करते अपने हाथ में पकड़ा। रेहान के पीछे ही छोटे छोटे कदम उठाती वो सीढ़ियां उबूर करते आगे बढ़ी। म्यूजिक का शोर बाहर तक सुनाई दे रहा था। रेहान ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंच पर अपना हाथ इनायत के आगे बढ़ाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। इनायत ने उसका हाथ थामने से इनकार कर दिया, जिस पर वो सुर्ख चेहरे समेत आगे बढ़ गया। कम म्यूजिक की बीट पर लड़के लड़कियां अंधाधुंध डांस में मगन थे। अंदर का माहौल इनायत की सोच से भी ज्यादा बुरा था। इसके चेहरे पर करख्तगी से कई सारे लहराए। रेहान प्लीज यहाँ से चलते हैं। वो आगे बढ़ने की बजाय कदम रोक गई, उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इनायत प्लीज मेरी इंसल्ट मत करवाएं, मेरे फ्रेंड्स सामने ही खड़े हमें देख रहे हैं, प्लीज चलो यहाँ से। सीढ़ियों की एक जानिब सोफों पर बैठे कई लड़के लड़कियों की तरफ इशारे करते रेहान ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। इनायत ने बेबसी से उसे देखा और न चाहते भी आगे बढ़ी। उफ, तुम तो काफी हॉट हो, एंग्री यंग मैन। नशे से चूर निगाहों से उसकी नीली आंखों में देखती वो अब मुकम्मल तौर पर मदहोश होती। उसके गले में दोनों बाजुओं हमाइल कर गई। मुकाबिल ने नागवारी से इस लड़की को घूरते गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। वो लड़की जैसे ही उसके सीने से लगी, आलियान ने झुकते एक हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेटा और दूसरे हाथ से बड़ी महारत से उसकी गर्दन की मखसूस रग दबाई। अगले ही लम्हे वो लड़की हवास खोते अपना वजूद मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ गई। सर तासुब से झटकते उसने इस लड़की को सहारे के लिए अपने साथ लगाया और सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा। जब अचानक इसकी निगाह सीढ़ियों के नीचे बैठे एक टोले पर पड़ी, जहां आधे से ज्यादा लड़के शराबनोशी में मशगूल थे। तंग चिपके हुए लिबास में मलबूस कई लड़कियां इस लड़कों की बाहों में झूल रही थी, मगर जिस चीज ने आलियान शाह का फिशारे खून बढ़ाया था वह था इन सब के बीच बैठी इनायत काज़मी, जिसकी आंखों में ठहरे पानी से उसके रोने की तैयारी की निशानी थी। मेंटल पीस। वो गुस्से से दांत पीसते गुर्राया था। इसका बस नहीं था
कि वो अभी और इसी वक्त इनायत काज़मी को जिंदा दरगोर कर देता। अपने गुस्से पर जब्त के पहरे बिठाए वो जबड़े भींचते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। सुबह की बात हुई थी। लड़के यहाँ तो दूसरी रात होने के हैं और तो अभी वापस लाया है मेरी बेटी को। खिड़कियों से झांक कर हर लड़की सहन में बैठी बाई और इसके सामने मौजूद साहिबा और महावीर को देख रही थी। साहिबा को देखकर तो कहीं से भी ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि गुजरी रात इस पर कयामत की रात थी। उसके वजूद की जगमगाहट पर न सिर्फ इन लड़कियों बल्कि बाई के वजूद में चिंटियां रेंगने लगी। 10 करोड़ देकर गया था, अगर कुछ देर ज्यादा तुम्हारी बेटी मेरे साथ रह ली तो कौन सा कबाहत है। सर झटक कर तनाफुर से कहते वो साहिबा को सर झुकाने पर मजबूर कर गया। साहिबा ने सर्द निगाहों से उसके पुश्त को देखा। वो खुद अपने एहसासात समझने से कासिर थी, मगर एक बात तो तय थी कि उसकी माँ की अब उसकी नजरों में कोई अहमियत नहीं रही थी। चल निकल अब यहाँ से, आइंदा यहाँ का रुख मत करना। बाई ने हाथ के इशारे से महावीर को वहाँ से जाने का कहा। जा तो मैं रहा हूँ, मगर वापस भेज जरूर आऊंगा। और हाँ, अगर मुझे बताए बगैर साहिबा का सौदा किसी दूसरे मर्द से किया तो अच्छा नहीं होगा। सर्द लहजे में कहते वो एकदम से जगह से उठा। बाई बेतासुर चेहरे से उसे घूरने लगी। तू होता कौन है ये सब कहने वाला? ये कोठा है और यहाँ पर हर तरह के मर्द आएंगे। बाई को इसका हुक्म देना कतई पसंद नहीं आया। जब वो भी जगह से उठती तेज आवाज में गुर्राई, ये मेरा नहीं, हान का हुक्म है बाई। बाकी वो कल खुद आएगा बात करने। महावीर जानता था बाई को काबू करने का तरीका, इसीलिए बिना गुस्सा किए वो ठंडे ठार लहजे में बोलता बाई को सुनसा कर गया। दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींचे। बाई तैश के आलम में इस लड़के को घूर रही थी जो इसकी सोच से भी ज्यादा तेज था। अपना ख्याल रखना जान, मैं जल्द आऊंगा। वो एकदम से मुड़ा, साहिबा के चेहरे को थामे काफी प्यार भरे अंदाज में कहा, जिस पर वो सिटपटा कर पीछे हटी। लड़कियों की खिलखिलाहट महावीर की इस हरकत पर उरूज पर हुई थी, जिसे सुनकर बाई कहर बरसाती निगाहों से मुड़ी और सबको काटदार निगाहों से घूरा, जिस पर वो सभी चुप हो गई। महावीर लापरवाही से चलता अब बाहर को निकला था और बाई की नजरें अपने वजूद पर गड़ी महसूस करते साहिबा भी पहलू बचाती अपने कमरे की तरफ भागी। भाभी आप इतने चुप चुप क्यों हैं? देखे रिलैक्स रहें, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं आपको। ये फैजान था जिसने मुस्कुरा कर रेहान से कुछ फासले पर बैठी इनायत की उड़ी रंगत देखकर कहा, जो बस रोने की तैयारी पकड़े हुए थी। भाभी वाइन लेंगी या कुछ और? वो नहीं जानता था कि इनायत इन हराम मशरूबात को छूना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करती थी। मुझे कुछ नहीं पीना रेहान, मुझे घर छोड़ आए प्लीज। इनायत ने अब की बार रेहान को मुखातिब करते भीगे लहजे में कहा। बस चलते हैं वापस, मैं आपके लिए कोई जूस लाता हूँ, ऐसे जाना अच्छा नहीं लगेगा। ये रेहान था जो मुस्कुराकर उसे पुरसुकून रहने का एक तरफ गया। उसके पीछे ही फैजान भी जगह से उठा। क्या तू उस बहन जी से शादी करेगा? फैजान ने काफी हैरत से उसकी पुश्त को घूरा, जो मुंह दूसरी जानिब के जूस के गिलास को पकड़े हुए खड़ा था। रेहान जवाब दे, फैजान ने गुस्से से दांत पीसते हुए उससे पूछा, जो एकदम से मुड़ा। शादी कौन करेगा उससे? बस कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाना तो बनता है। कमीनेगी से आंख विंक किए कहते उसने दूसरे हाथ में मौजूद शीशी उस गिलास में उंडेली। उसका प्लान समझकर फैजान का फहका बुलंद हुआ था। बड़ा कमीना के तू, फैजान ने हंस कर कहा। तो रेहान ने आंख विंक की और फिर उस गिलास को अच्छे से हिलाते वो इनायत की इस निबड़ा घर चले। इनायत ने फिर से वही सवाल किया, बस ये जूस पी ले फिर चलते हैं। रेहान ने मुस्कुराकर नरमी से कहा। तो अगले ही लम्हे इनायत ने झपट कर वो गिलास थामा और एक ही सांस में उसे पी गई। रेहान ने सरशारी से फैजान को देखा और दोनों पॉकेट्स में हाथ डाले वो फतह मंदी से मुस्कुराया, अब चले। गिलास मेज पर रखते इनायत झट से उठी तो रेहान ने मुस्कुराकर सर असबात में हिलाया। वह जैसे ही मुड़ा इनायत लड़खड़ाई, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसने तेजी से सर को दोनों हाथों में थामा। उससे पहले कि वह गिरती रेहान ने उसे जल्दी से थामा। इनायत, उसने हुआ मुस्कुराहट छुपाकर फिक्रमंदी से पूछा, पब पता नहीं घर ले चलो। वो उसका हाथ अपनी कमर पर महसूस करते उससे दूर होने लगी, मगर रेहान ने उसे मजबूती से जकड़ा हुआ था। हाँ, घर ही जा रहे। शातिराना मुस्कुराहट से फैजान को देखता वो इनायत के लड़खड़ाते वजूद को अपनी साथ ले जाते सीढ़ियां उबूर करने लगा। इनायत का जहन माफ हो रहा था, उसमें मुजाहिमत की ताकत बाकी नहीं रही थी। उसके होठ हिल रहे थे, मगर वो क्या कह रही थी ये सुनाई नहीं दे रहा था। रेहान अपनी गंदे अज़ाइम को पूरा करने के लिए ऊपर बने रूम्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब न जाने क्या होने वाला था। जुनून इश्क एपिसोड 55 पर दौड़ैत ज़ैनब राजपूत धूल उड़ाती। सड़क पर उसकी जीप आसमान से बातें करती नजर आ रही थी। गेट पर खड़े चौकीदार तेज हॉर्न की आवाज पर गड़बड़ा उठे। हॉर्न की आवाज ऐसे थी जैसे किसी ने अपना हाथ हॉर्न कर रख कर हटाना भूल दिया हो। कमिश्नर सुहेल अहमद आवाज सुनकर घबराए हुए से बाहर निकल आए। दूर से ही उन्होंने गेट खुलता देखा तो दिल अनजाने खदशात से धड़का, मगर गेट से अंदर आती जीप को पहचानते ही उन्होंने शुक्र का गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया और रुमाल से अपने माथे पर चमकते पसीने की बूंदें साफ की। जीप हवा से बातें करती चंद ही लम्हों में उनके सामने रुकी थी। नीली आंखों में गजबनाक सुर्खी देख वो घबराए हुए से आगे बढ़े और फ्रंट सीट पर बेहोश कैफियत में पड़ी अपनी बेटी को देखा। अनमा, उन्होंने फिक्र से उसका गाल थपका। मरी नहीं है?
सिर्फ बेहोश किया है, सर्द व सपाट बर्फीले लहजे में कहते उसने सिगरेट लबों के बीच दबाया। कमिश्नर ने थूक निगलते अपनी बेटी को जीप से उतारा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हान, अगर आज तुम वक्त पर मेरी मदद ना करते तो न जाने क्या हो जाता। कमिश्नर ने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा था। ज्यादा कुछ नहीं, इज्जत नीलाम हो जाती तुम्हारी, जो कि तुम्हारी ये मॉडर्न बेटी कर भी रही थी। उसका लहजा उस कदर सफाक था कि कमिश्नर ने शर्म से सर झुका लिया। सर झुकाने के बजाय बेटी के कान के नीचे दो लगाओ, राह रास्त पर लाओ उसे। औरत की इज्जत उसके घर की चार दीवारी में ही महफूज है। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने बच्चों को अपने दीन और अखलाकियात से दूर ना करें, क्योंकि हमारा मजहब वो वाहिद मजहब है जिसने औरत को इज्जत दी है। वो ज्यादा बात करने का आदी नहीं था। अब भी उसने गिने चुने अल्फाज इस्तेमाल करते मुख्तसर से लहजे में कमिश्नर को समझाया, तुम्हारे पैसे। वो मुड़ा तो कमिश्नर ने उसे पीछे से पुकारा, जिसकी नजरें पोर्च में खड़ी हेवी बाइक पर थी। पैसे देने दो, मुझे ये बाइक चाहिए, कहीं पहुंचना है जल्दी। उसकी नीली आंखों में वहशतों का जहां आबाद था। गंभीर सर्द लहजे में कहते वो बाइक की तरफ बढ़ा। कमिश्नर ने अपने मुलाजिम को चाबी लाने का इशारा किया, जो भाग कर अंदर गया और चाबी लाते आलिहान को पकड़ाई। मेरा आदमी आएगा, उसे जीप दे देना। हेलमेट पहनते उसने कमिश्नर से कहा, जिसने सर को अज़बात में हिलाया। हेलमेट का शीशा बंद करते वो अगले ही लम्हे हवा से बातें करती स्पीड से वहां से निकला। रूम में आते ही उसने इनायत को बेड पर बिठाया। एक तरफा मुस्कुराहट से उसे देखते वो खुद वॉशरूम की सिमत बढ़ा। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, रेहान ने गुस्से से दांत पीसते दरवाजे को खा जाने वाली निगाहों से घूरा। इनायत कुछ बड़बड़ा रही थी जिसे वो समझ ना पाया। एक नज़र उसे देखते वो दरवाजे की सिमत बढ़ा। ये क्या काम है? सामने खड़े वेटर को सर्द नजरों से घूरते वो बदतमीजी से बोला, सर नीचे कोई आपको बुला रहा है। वेटर ने गड़बड़ा कर कहा और तेजी से वहां से भागा। रेहान ने गुस्से से पागल होते अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। जरूर ये फैजान ही होगा, सर झटक कर कहता वो बाहर की तरफ निकला। रूम को बाहर से लॉक करना वो नहीं भूला था। हाँ, क्यों बुलाया तूने? वो एक तरफ खड़ा था जब रेहान ने उसे तेजी से बुलाया। ड्रिक मुंह को लगाते फैजान चौंक कर मुड़ा। तुझे किसने बुलाया? आंखें ची वो हैरत से बोला। दिमाग मत खा, साफ साफ बोल, क्या बात है, क्यों बुलाया ये? अबे मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने नहीं बुलाया तुझे, फैजान ने दो जवाब दिया। वो खुद हैरान था कि रेहान नीचे क्यों आया। वेटर दूर खड़ा उस मंजर को देख गहरा मुस्कुराया। वादे के मुताबिक वो ज्यादा नहीं मगर थोड़ी देर के लिए ही सही उस लड़के को रूम से निकालने में कामयाब हो चुका था। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, गुस्से से बड़बड़ा कर कहता वो दोबारा से रूम की सिमत पड़ा था। दरवाजा खोलते वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रूम का हाल देख बेसाख्ता ही उसने मुंह पर हाथ रखा। इनायत, ये क्या कर रही हो तुम? शौक सी कैफियत में बिखरे रूम को देख वह चिल्ला उठा। वो जो गोद बनाए बैठी तकिए को फाड़ने में मसरूफ थी। झूलते हुए सर पीछे को घुमाकर रेहान को देखा। अरे तुम यहाँ आओ, देखो ये सब सामान हवा में उड़ रहा है। मैंने उस तकिए को होडिशम करके पकड़ा है, अब ये फिर से भाग रहा है। अपनी सियाह झील सी आंखें फैलाए वो रेहान को सूरत हाल से आगाह कर रही थी, जिसका हाल पहले ही बुरा हो चुका था। मेडिसिन का असर क्यों नहीं हुआ उस पर? अब तक तो उसे बेहोश हो जाना चाहिए था। शेव खुजाते वो बेजारगी से खुद से मुखातिब हुआ। वो उसे पहचान पा रही थी और ऐन मुमकिन था कि वो उसे कल भी पहचान लेती। रेहान ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला था। देखो ये तकिया मुझे दो, मैं उसे पकड़ लेता हूँ। वो जैसे ही बेड की तरफ बढ़ा, धड़ाम की जोरदार आवाज से वो अंधे मुंह फर्श पर गिरा था। आहे! बेसाख्ता ही उसके मुंह से चीख निकली, जिस पर इनायत लपक पर बेड की पायंती हो थामते उसे नीचे झुक कर देखने लगी। हाँ हाँ, और रेहान गिर गया। हाँ 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 हाँ, वो कहखा लगाती उस पर हंसती चली जा रही थी, जिसने सुर्ख चेहरे से फर्श पर फैले पानी को देखा। वॉशरूम से पानी की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही थी और अब पानी सीधा रूम में आ रहा था। इसी वजह से वो बैलेंस खोते नीचे गिरा था। रेहान ने खून आशाम निगाहों से खुद पर हंसती इनायत को देखा और तैश के आलम में उठा। इनायत उसे अपनी तरफ आता देख सहमी कर बैठी, मगर वो एक नहीं उसे चार चार दिखाई दे रहा था। इनायत ने भीगे बाल चेहरे से हटाते आंखें दोनों हाथों से मस ली और उसका भीगा लिबास देख रेहान समझ चुका था कि वो पानी में नहा आई थी। इसी वजह से दवा का ठीक से असर नहीं हुआ था। अरे रेहान, इतने ज्यादा कैसे हो गए? हाँ हाँ हाँ, लगता है उस पर किसी ने जादू कर दिया है। अब ये मुझे पकड़ कर मुझ पर भी जादू करेगा, मैं भी चार चार हो जाऊंगी। नहीं इनायत, भाग जाओ। वो उंगली होठों पर रखती खुद से बड़बड़ाती काफी क्यूट लग रही थी। मासूमियत से कहती वो उछल कर खड़ी हुई और उससे पहले कि रेहान उसे पकड़ता वो तेजी से नीचे उतरी थी। तुम जादू करना चाहते हो मुझ पर भी, गंदे इंसान? कमर पर हाथ टिकाए वो काफी गुस्से से बोली थी, मगर अगले ही पल वो लड़खड़ा कर गिरी थी। बहुत हो गया तेरा तमाशा, रेहान गुस्से से खौलता उसके सर पर आ पहुंचा और तेईश के आलम में उसकी बाजू जकड़ते वो उसके चेहरे पर गर्राया। आहो छोड़ो बदतमीज, मुझे दर्द हो रहा है। उसके हाथ पर नाखून मारती इनायत गुस्से से चिल्लाई थी। वही दर्द बर्दाश्त ना कर पाते रेहान ने उसे घसीट कर बेड पर धक्का दिया और चीखते हुए अपने जख्मी हुए हाथ की पुश्त को देखा। मुझे मारेगी तो अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ।
शैतानियत से दहाड़ते वो आगे बढ़ा और सर से ढलते बेतरतीब हुए उसके दुपट्टे को खींचकर बेदर्दी से दूर फेंका। छोड़ो मेरा हाथ, तुम बुरे हो पापा। रेहान ने जैसे ही उसके बाजू को जकड़ा, वो बुरी तरह से उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। रेहान के लिए उसे होश में काबू करना काफी मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं। इतना हुस्न लेकर कहाँ जाओगी, इस उम्र में थोड़ी तारीफ तो वसूल लो मुझसे, हा हा हा। वो शैतानियत से उसके नाजुक वजूद पर निगाहें गाड़े कहता पर जोर कहकहा लगाते इनायत की थोड़ी को उंगलियों में दबोच गया। उससे पहले कि वो मजीद कोई गुस्ताखी करता, रूम का बंद दरवाजा ठाठ की जोरदार आवाज से पूरी कुव्वत से खुला था। रेहान ने गुस्से से मुड़ते पीछे देखा, मगर पीछे खड़े शख्स को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इनायत धुंधलाती निगाहों से पीछे देख एकदम से उठी भागी थी। रेहान बेबसी से उसे जाता देखता रहा। जब वो भागकर सामने मौजूद सतमगर से सीने से लगी और आलिहान अपने सीने से लगी, उस नाजुक लड़की की धीमी आवाज पर आलिहान ने तेज के आलम में मुट्ठियां भींचे सामने मौजूद रेहान को स्पॉट चेहरे से देखा। तारीकी में घिरी इस आलीशान इमारत को देखकर उन्होंने सर्द सांस फिजा की सपुर्द की। बहुत हिम्मत करके वो यहाँ तक आए थे और अब वो किसी भी कीमत पर पारस से बात किए बिना वापस नहीं जाना चाहते थे। गेट से अंदर अभी एक ही कदम बढ़ाया था जब अंदर से आती किसी इंसान के चीखने की आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिया। वो गहरी सांस फिजा के सपुर्द करते कड़े दिल से आगे बढ़ते गए जब अचानक गोलियों की पौंछाड़ और अंदर से आती कई लोगों की चीख वो पुकार ने उनका ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया। खुद को मजबूत बनाते वो लंबे लंबे डग भरते गेट पार करते उस महल घर में दाखिल हुए। दरवाजा चवड़ड़ की आवाज से खुला जिसने फिजा में फैली खौफनाक खामोशी को तोड़ा था। एक पल को वो घबराकर आगे पीछे देखने लगे, मगर फिर थूक निगलते वो आगे बढ़े। रॉकिंग चेयर पर किसी के झूलने की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। पारस, उन्होंने हिम्मत करते उसे पुकारा। हर तरफ फैली तारीकी में उसे ढूंढ पाना उनके इंतहाई मुश्किल था, मगर उस हॉल बड़े से इलाके में जहां एक तरफ से आती कुर्सी की आवाज पर वो चौंके बबारस। उस अंधेरे में मुस्तबा हुसैन का सर घुट रहा था, मगर वो फिर भी अंदाजे से आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक किसी भारी चीज से टकराने के सबब वो बैलेंस खोते धड़ाम से नीचे गिरे। बेसाख्ता ही उनके मुंह से चीख निकली। जमीन पर हथेलियां टिकाए वो जैसे ही उठने लगे, खिड़की से छन से टकराती चांद की रोशनी के ऊपर गिरी, जिसके सब उनकी नजर खून से लथपथ वजूद पर पड़ी, जिसकी आंखों के पपोटे बाहर को उबले हुए थे। आहो, ये मंजर इस कदर वख्तनाक था कि बेसाख्ता ही वो पंजों के बल रेंग कर पीछे हुए। इशतनाक निगाहों से पसीने से शराब और वजूद समेत इस मंजर को देखते वो पीछे को भागने लगे। अचानक वो खौफ से गहरे सांस भरते मुड़े। व्हील चेयर की आवाज उनके पीछे ही चंद ही कदमों से आ रही थी। बबारस, वो घूम कर मुड़े और अंदाजे से ही उसके पास पहुंचे। वो पीछे से व्हील चेयर को थामे हुए एकदम से उठे। पारस, वो फिर से उसे पुकारने लगे। जानते थे वो उनसे खफा था, शदीद खफा। डेविल, कहीं यहाँ वो शख्स मौजूद नहीं जिसके दिल में किसी के लिए कोई जज्बा हो। यहाँ सिर्फ एक वहशी बसता है। अंदाजा तो होना चाहिए आपको, सर्द बेतासिर लहजे में कहते वो उन्हें गहरी सांस भरने पर मजबूर कर गया। पारस, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया, तुम्हारा इस लड़की के साथ रहना ठीक नहीं था। उनके लहजे में बेबसी थी। फिक्र मोहब्बत आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा उसके साथ रहना ठीक नहीं। उसके लहजे में शिद्दत थी, भूरी आंखों में वहशत सी उमड़ी थी। रूम्स की लाइट एकदम से ऑन हुई तो मुस्तबा हुसैन ने घबराकर उस हॉल को देखा जहां लाशों के ढेर पड़ा था। तुम भूल जाओ उसे, भला कोई सांसों को भूल सकता है। उसके लहजे में जुनून बरपा था, इश्कों से लबरेज लहजा, जैसे उसके जाने से वो तकलीफ में हो। मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। वो हुर तो नहीं हो सकती मेरी हुरन। उसका लहजा बेलचक जिद से भरपूर था। वो रेप विक्टिम है। पारस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने लापरवाह अंदाज में कहा। वो अपाहिज है, तुम्हारे साथ जिंदगी का सफर तय नहीं कर सकती। मुस्तबा हुसैन ने उसे आगाह करना चाहा, जैसे ये हुर का सबसे बड़ा गुनाह हो जिससे वो डेविल अनजान था। वो मेरी है मुस्तबा हुसैन, मैं उसके पांव बनकर उसके साथ सारी उम्र गुजार सकता हूँ। तुम कौन होते हो? उसका कैरेक्टर जहज करने वाले गुस्से से गरजता कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, ऐसे जैसे हुरन शाह के कैरेक्टर पर उठा। उसके बाप का सवाल उसे सख्त नागवार गुजरा हो। तुम पागल हो चुके हो। वो सर नफी में हिलाते बड़बड़ाए। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ, हूर के इश्कों में पागल, जुनून की हद तक पागल। और अगर वो इस बेस्टक को ना मिली तो ये बेस्ट इस दुनिया को आग लगा देगा, उसने गर्रा कर गजनाक अंदाज में कहा था। मुस्तबा हुसैन लाजवाब से किंग हालत में उसे देखते रह गए। वो शायद नहीं, वो यकीनन बदल चुका था और उसे बदलने वाला कोई और नहीं, वो मासूम शहजादी थी जिसका इश्क जुनून बनकर उसकी रगों में दौड़ रहा था। तब तुम कब क्या लेने आए हो? यहाँ निकलो, यहाँ से अभी के अभी। उंगली के इशारे उसने आलिहान की कहर बरसाती निगाहों से हाई होते उसे वहां से जाने का हुक्म दिया, मगर वो बेतासिर चेहरे से खड़ा यकटक उसे घूर रहा था। मैंने कहा निकल यहाँ से। रेहान दंदनाता हुआ उसके करीब हुआ और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, आलिहान ने भारी बूट से उसके पेट पर वार किया। वार इतना सख्त नहीं था, मगर रेहान जैसे लड़के के लिए ये वार काफी घायल करता था। वो अंधे मुंह जमीन पर गिरा, बिलबिलाने लगा।
आए हुआ दर्द की शिद्दत से तड़पता वो कमर पर होती जलन के सबब जमीन पर कमर रगड़ने लगा। आलिहान आवाज इस कदर मध्यम थी कि मुकाबिल ने झुकते उसकी करीब होते उसे सुनना चाहा, जिसके होंठ आलिहान शाह के सीने से मस हो रहे थे। एक हाथ उसके कंधे पर था और आंखें, झील सी गहरी आंखें अपने करीब झुके आलिहान शाह पर टिकी हुई थी। उसने इंतहाई सर्दपन से हंकारा भरा, मैंने उसे बताया था कि इससे भी बैड बाय तुम हो और तुम उसे बहुत पनिश करोगे। नशे से चूर गहरी आंखें मटका कर वो सरासर गलत बयानी से काम लेने लगी। आलिहान की नीली आंखें खुद को बैड बाय कहने पर मजीद गहरी हुई थी। उसने धीमे से इनायत के लड़खड़ाते वजूद को संभालते उसे सीने से लगाया। आलिहान, अब की बार वो आंखें मीचे बोली तो बेइख्तियार उसका दिल मचल था। उसने स्पॉट निगाह अपने सामने घुटनों के बल बैठे रेहान पर डाली। उसने मुझे बेडर टच भी किया। वो बच्चों की तरह मासूमियत से अपने ही सतम रेहान की शिकायत लगाने लगी, जिसकी आंखों में खून उतरा था। अगले ही लम्हे फिजा में ठाठ की जोरदार आवाज के बाद सन्नाटा छा गया। किसी की इतनी जरूरत कि वो मेरी एंजल को डराए या उसे टच करे? तुम्हें मैंने अपने डराने के लिए रखा है। लिटिल एंजल आर ओनली माइन हंट, जुनून से लबरेज लहजे में कहते रेहान के दाएं और बाएं हाथ के बीच गोली का निशान था। खून उसके दोनों हाथों से बहता अब आलिहान शाह के कदमों तक जा रहा था। तब तुमने उसे मार दिया। वो अब सर पीछे करती रेहान के बेहोश वजूद को देखकर वो आंखें पपटाकर उसे देखकर बड़ी दीदा दिलेरी से पूछ रही थी। आलिहान ने बिना जवाब दिए गन को बैक पर लगाया और इनायत को नरमी से बाहों में भरते वो रूम से बाहर निकला। रूम साफ कर दो, और हाँ, ये मरना नहीं चाहिए। उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो ताकि आइंदा अगर ये किसी लड़की को छूने का सोचे तो उसकी रूह और जिस्म में उतरता पहला नाम आलिहान शाह का हो। उसने बाहर खड़े वेटर से कहा, जिसने सर अस्बात में हिलाया और फिर आंखें फैलाए दूर तक खान की पुश्त को देखा और सर झटकते जमीन पर बेहोश पड़े रेहान को देखकर तासुफ से झटका। आलिहान इनायत स्पेशल जुनूने इश्क को एपी 56 राइटर ज़ैनब राजपूत घर से निकले उसे 1 घंटा हो चुका था। सड़कों पर मारा मारा फिरता हुआ आस पास की हर जगह, हर पार्क और होटल देख चुका था, मगर अमाया उसे कहीं भी नहीं मिली थी। अब भी वह गाड़ी में बैठा अफसुर्दगी से सर सीट की बैक से टिकाए बैठा था, मगर उसका जहन अमाया की तरफ अटका हुआ था। आंखों के सामने उसका खौफ ज़दा चेहरा बार बार लहराकर उसे शर्मिंदा कर रहा था। अब भी वो काफ़ी डिस्टर्ब सा अपना हाथ पूरी कुव्वत से स्टीयरिंग पर मारते दहाड़ा था। शायद इस तरीके से उसके अंदर भरा फ्रस्ट्रेशन कम हो पाता। मान उसका फ़ोन रिंग हुआ, मगर उसे होश कहाँ था। फ़ोन खुद ही बंद हो गया। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं हिम्मत नहीं हार सकता, उसने जैसे खुद को बावर करवाया था। और फिर गर्दन को दाएं बाएं हम दिए। वो एकदम से सीधा होते बैठा। गाड़ी दोबारा से स्टार्ट कर दी। अंजिक अलग परेशान था, मगर आइश बाप को नाउम्मीद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसकी फ़ोन कॉल को भी इग्नोर कर रहा था। उसका अपना होटल घर से कदरे मसाफत पर था, इसीलिए अब उसने जहन को हाजिर रखकर अमाया के दिमाग से सोचना शुरू किया और उसे पहली जगह वो होटल ही लगा था जहां वो पहले भी छिप चुकी थी। गाड़ी अब तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी हेजल ब्राउन आंखों में संजीदगी थी और शायद ये संजीदगी उसकी ज़ात में शादी के बाद ही आई थी। होटल के करीब जाते उसने स्पीड जानबूझकर कम कर दी और आहिस्तगी से ड्राइविंग करते गाड़ी अपनी मखसूस जगह पर खड़ी की। होटल में आज मामूल के मुताबिक रश था। गाड़ी से निकलते आइश ने चाबी और मोबाइल फ़ोन पैंट की पॉकेट्स में डाला और तेज़ तेज़ कदम उठाता वो अंदरूनी जानिब बढ़ा। गुड इवनिंग सर। मैनेजर उसकी अचानक आमद पर मुस्कुरा कर गोया हुआ। वो जो खोजती निगाहों से आगे पीछे देख रहा था, मैनेजर की आवाज़ पर चौंक कर उसे देखा और सर अस्बात में हिलाया। CCTV फुटेज निकालो आज की, मुझे देखनी है। 4 बजे से लेकर अब तक की क्विक, उसने तहक्कुम भरे अंदाज में कहा और खुद घूमकर वेटिंग एरिया देखने लगा। सर में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। मैनेजर ने उसके जख्मी हाथ को हैरत से देखा और कांधे उचकाते वो सर अस्बात में हिलाते रूम की तरफ बढ़ गया। आसपास से गुजरते लोग ताज्जुब से उसे देख रहे थे, जो बिना किसी की परवाह किए अब एक एक रूम चेक कर रहा था। एक काम करो, चेक करो आज कौन कौन सा रूम खाली है। माथा मसलते वो काउंटर की तरफ बढ़ा, वहां बैठी लड़की को हुक्म दिया। फुटेज चेक करते उसे काफी वक्त लग सकता था, और वक्त ही तो नहीं था उसके पास। यस सर। उस लड़की ने तेजी से कंप्यूटर ऑन किया। सर, एक रूम को छोड़कर बाकी सबकी बुकिंग हो चुकी है। रूम नंबर? आइश ने तेजी से आंखें फैलाए पूछा। 109। उस लड़की ने उसे रूम नंबर बताया तो वो भागने के अंदाज में वहां से आगे बढ़ा। सर फुटेज। मैनेजर उसकी पुश्त को देखता आवाजें देता रह गया, जो आइश के कानों में शायद ही पहुंची थी। लिफ्ट की मदद से वो 2nd फ्लोर पर गया और अब लंबे लंबे डग भरते वो उस रूम की सिमत बढ़ा। दरवाजा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ, मगर हैरत की बात थी, रूम मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। आइश तेजी से स्विच बोर्ड्स की तरफ बढ़ा, मगर लाइट्स ऑन थी, मगर रूम की रोशनी बिल्कुल बंद थी। शायद खराब हो चुकी है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा। अमाया तारीकी में छाई उस गहरी खामोशी में उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो करीब तर हो। धीमे कदमों से वो आगे बढ़ा। मोबाइल फोन निकालते उसने लाइट्स ऑन की, मगर पूरा रूम चेक करने के बावजूद भी वहां कोई नहीं था। ये एक आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि वो जानता था अगर वो उस होटल में हुई तो वो वहीं छिपी होगी जहां किसी दूसरे की नज़र उस तक ना पहुंचे। गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते वो पलटा।
मगर दरवाजे के करीब पहुंचते ही वो किसी एहसास के तहत पलटा। आंखें फैलाए उसने ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखा। ये तो खुला रहता है, फिर बंद क्यों है? माथे पर बल डाले वो खुद से बड़बड़ाता वापस मुड़ा। अब की बार आयश तेजी से दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। अमाया, क्या तुम हो? अमाया, मैं हूँ आयश, अगर तुम अंदर हो। उसकी बात अधूरी रह गई। उसके समझने से पहले ही दरवाजा खुला और कोई भागकर उसके सीने का हिस्सा बना। आयश हक्का बक्का सा खड़ा था। आंखें झपकते किसी की सिसकियों की आवाज उसे होश की दुनिया में लाई। अपा, अमाया। बायां हाथ उसकी पुश्त पर फैलाए उस खुशबू, उस एहसास को महसूस करते धीमी आवाज में बोला, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और आलिहान पूरी कुव्वत से आंखें खोलते हुए उसके चेहरे को घूर कर देखती पूछने लगी, जो बिना उसकी किसी भी बात का जवाब दी उसे उठाए। बाहर निकला एक सरसरी निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई। वो जल्दी पहुंचने के लिए बाइक लेकर आ तो गया था, मगर अब अपनी चॉइस पर ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि जो हालत इनायत ने बना रखी थी, ऐसे में बाइक पर उसे ले जाना यकीनन नामुमकिन ही था। मगर फिर भी फिलहाल के लिए उसके पास यही ऑप्शन था। ओहो, तुम्हारी जीप कहाँ गई? वो बाइक के करीब पहुंचा, उसे नरमी से नीचे उतारा। जो घूर कर उस बाइक को देखते सवाल दाग गई। आलिहान ने आंखें छोटी की उसे यूं घूरा जैसे उसका बोलना उसे सख्त बुरा लगा। वो चुप करके बैठना, अब अगर तुम्हारी आवाज आई तो अच्छा नहीं होगा। नीली आंखों में सर्द मेहरी समेटे वो संजीदगी से बोला। इनायत ने सर जोर शोर से हाँ में हिलाया। मगर मैं बैठूंगी कैसे? उसकी जबान में फिर से गुदगुदी हुई। वो जैसे ही बोली, आलिहान ने गुस्से से उसे घूरा। इश्श, चुप। जिस पर वो झट से उंगली होठों पर रखते खुद को ही खामोश करवा दिया। आलिहान ने जब्त से जबड़े भींचे और हेलमेट पहनते हुए बाइक पर बैठो। उसने गर्दन मोड़े उसे गंभीर आवाज में कहा, जो सर हिलाते बैठी मगर घूमते दिमाग से बाइक को देख रही थी। पर कौन सी वाली पर बैठूं? इनायत ने होंठ फैलाए उन बाइक्स को देखा जो उसे एक नहीं चार दिख रही थी। आलिहान ने सर्द सांस भरी और उसके बाजू से पकड़कर खींचा। बैठो अब। उसके लहजे में उकताहट थी जिसे फिलहाल इनायत समझ नहीं सकती थी। जब भी वो आंखें झपक कर उसकी जैकेट को पीछे से पड़ते वो सहारे से बाइक पर चढ़ी और फिर दोनों हाथ उसके पेट से आगे ले जाते बांधे वो सर उसकी पुश्त से टिका गई। बेख्तियार आलिहान का दिल बेचैन हुआ। उसकी नीली आंखों में हरारत उभरी थी। अनाबी होंठ खुद ब खुद ढीले पड़े, नजरें झुकाए उसने अपने पेट के गिर्द बंधे उन सफेद हाथों को देखा और फिर बाइक स्टार्ट कर दी, जो हवाओं से बातें करती आगे बढ़ती जा रही थी। शू, इनायत बुलंद आवाज में चिल्ला रही थी। हवा में घुलती बाइक की तेज आवाज के साथ साथ इनायत काज़मी की आवाज भी घुल रही थी। ओ आलिहान, तुमने मुंह क्यों मोड़ लिया? मुझे बात करनी थी तुमसे। वो बाइक से उठी, अब उसकी गर्दन में दोनों हाथ डाले उसके कान में चिल्लाई, इनायत सिट डाउन। आलिहान ने स्पीड एकदम से कम करते उसे गुस्से से हुक्म दिया, नो, मुझे बात करनी है तुमसे। वो अपनी जिद पर अड़ी थी और उसका यूं जिद करना आलिहान को सख्त नागवार गुजर रहा था। जिद मत करो इनायत, मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी। वो रुक मोड़े चिल्लाया था। अजीब झुंझलाहट थी। वो उसे बचाने गया था जो उलटा इसी के गले का वबाल बन चुकी थी। नो नो नो, मुझे अभी बात करनी है। वो नीचे बैठने की बजाय चिल्लाई थी, जिस पर आलिहान को बाइक एक कोने पर रोकना पड़ी। अम्मम, बाइक क्यों रोकी? नाक फुलाए वो गुस्से से बोली तो आलिहान ने झुंझला कर अपना भारी हाथ पीछे किया और उसे खींचकर हिसार में लेते वो उसे बाहों में उठाता एकदम से अपने सामने बैठा गया। बोलो, अब क्या बात है? आलिहान ने गुर्रा कर कहा, मगर मुकाबिल पर असर ही कहाँ हो रहा था। ये बॉक्स उतारोगे सर से तो ही ठीक से बात होगी, इनायत ने हेलमेट पर उंगली मारते कहा, जिस पर आलिहान ने गुस्से से हेलमेट उतारते दूर फेंक दिया। उस उम्र में तुम्हें ऐसी बचकाना हरकतें सूट नहीं करती मिसेस शाह। इनायत का हाथ अपने कंधे पर बिखरे बालों में महसूस करते ही उसने झट से उसकी कलाई दबोचते जरा सा झुकते गहरे लहजे में कहा, जिसकी सियाह झील सी आंखें हैरत से फैली हुई थी। सियाह झील सी आंखों में नाराजगी, शिकवा कना अंदाज में पूछती आलिहान शाह का फिशार खून बढ़ा गई। उसकी नीली आंखों में बेपनाह जुनून सिमटा। कहा तो है तुम्हें मैंने अपने लिए रखा है। तुम सरता पैर आलिहान शाह की हो, फिर मैं चाहे जो मर्जी कहूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। आलिहान ने गंभीरता से कहते उसकी नाजुक ठोड़ी को दो उंगलियों में लेते प्रासरारियत से कहा। इनायत आंखें फैलाए उसे सुन रही थी, जैसे उसका एक एक लफ्ज उसे समझ आ रहा हो। तो फिर तो मैं भी तुम्हारे बाल छू सकती हूँ, और ये लंबी लंबी दाढ़ी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये छोटी सी नाक सिकोड़ कर कहती वो सर उसके सीने से टिका गई। यू आर अ बैड बॉय, तुम हमेशा एंजल को हर्ट करते हो, मुझे रुलाते भी हो। गुंडे कहीं कि उस सितमगर के सीने से सर टिकाए। वो अपने नाजुक हाथ का मुक्का उसके सीने पर झड़ते खफगी से गोया हुई। गहरी तारीक रात में वो दोनों सुनसान सड़क पर हेवी बाइक पर मौजूद थे। जहाँ एक के दिल में सिर्फ नरमी मासूमियत थी तो वहीं दूसरे के दिल में सिर्फ और सिर्फ सख्ती थी। तो दूर रहना सीखो लिटिल एंजल, मेरा कुर्ब मेरी नफरत से भी ज्यादा जानलेवा है। तुम बहुत बदतमीज हो, बड़ों से बात करना भी नहीं आता। गर्दन उठाए वो आंखें छोटी की उसे देखते बोली तो उसके यूं खुद को बड़ा कहने पर आलिहान ने तनाफुर से सर झटका। तुम बात करना चाहती थी, बोलो क्या बात है? उसने जानबूझकर उसकी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब एक वक्तीनन उसे समझ ना आता। तुम्हारा परफ्यूम।
वो फिर से उसके सीने से सर टिकाए बोली तो आलिहान की आंखों में अजीब सी हैरत सिमटी। मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद है, कौन सी कंपनी का है, नाम बताओ। आलिहान जानता था कि उस वक्त वो अपने होश में नहीं, और जब वो होश में आएगी तो यकीनन अपनी हरकत याद करके दोबारा बेहोश हो जाएगी। तुम्हें क्या करना है नाम जानकर। अब उसने बाइक दोबारा स्टार्ट कर दी, क्योंकि सुनसान सड़क पर उसका यूं अकेले रहना यकीनन खतरनाक ही था। मुझे अपने लिए खरीदनी है, जरूरत नहीं, खबरदार जो कोई परफ्यूम खरीदी या लगाई भी। अब की बार वो पूरी हसियात समेत उसकी जानिब मुतवज्जे हो चुका था। लहजे में उस कदर शिद्दत थी कि इनायत ने आंखें छोटी की उसे देखा। तो तुम अपनी वाली दे देना, वैसे भी मुझे खरीदारी नहीं आती। वो उसकी बात का मफहूम अपने मुताबिक निकाल उसे साथ ही मशवरे से नवाज गई, जिसने काटदार निगाहों से उसे घूरते सामने देखा। सीधी बैठो, गिर जाएंगे हम। गर्दन नफी में हिलाते वो दिल में उसे बेवकूफ़ उसे नवाजता सामने देखने लगा। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, मॉन्स्टर कहीं के, गर्दन मत हिलाया करो, मैं गला दबा दूंगी तुम्हारा। उसकी बड़बड़ाहट इस कदर बुलंद थी कि आलिहान ने गर्दन मोड़कर अपने अतराफ में देखा, मगर सच शुक्र था कि रास्ता तारीक होने के साथ साथ खाली भी था, वरना दुनिया भर में हान गुंडे के नाम से जाने जाने वाला वो एंग्री मैन सबके लिए हंसी की वजह जरूर बन जाता। गला दबाने के लिए गट्स चाहिए, जो मुझ में है दबा कर दिखाऊं। प्रासरारियत से उसके कान में गंभीरता से कहते उसने अगले ही लम्हे बाइक की रेस बढ़ा दी, जिसके साथ ही बाइक हवा से बातें करने लगी। आहो, रोको रोको रोको, प्लीज प्लीज आलिहाना, मैं मर जाऊंगी। वो च्युइंगम की तरह उसके गर्दन से चिपटी उसके कान में चीख चला रही थी। हकीकतन ज़ब्त आजमाना किसे कहते हैं, ये आलिहान शाह को आज पता चला था। मुंह बंद करो इनायत, अच्छे से जानता हूँ मैं, तुम बदला ले रही हो मुझसे। मुझे तंग करके हनी, बहुत महंगा पड़ेगा ये सब तुम्हें। आलिहान ने गहरे सपाट लहजे में उसे वार्न करते अपना एक हाथ उसकी कमर के गिर्द फैलाया और स्पीड और भी बढ़ा दी। लेटी रहो यही, सुबह चली जाना वापस। वो एकदम से उठी जब बहराम ने उसे पीछे से खींचकर अपने पास गिराया। जाना तो पड़ेगा, फिर अभी जाना हो या फिर सुबह। मुस्कुराकर उसके सीने पर लकीरें खींचती जवेरिया फिर से उठी। अब की बार बहराम ने उसे रोका नहीं था, बल्कि वो हाथ गर्दन और सर के दरमियान टिकाए उसे देखने लगा, जो अपना मोबाइल फोन पर्स से निकाल कर चेक कर रही थी। वैसे मुझे लगा था कि तुम इस अनाया के पीछे पागल हो, मगर मैं गलत थी। तुम तो हर लड़की के पीछे ही पागल हो। दिलकशी से मुस्कुराकर अपने बाल झटकते वो दोबारा से बेड पर गई, उसके करीब बैठी। उसकी बात पर बहराम का कहका कमरे में गूंजा, लड़कियां मेरी कमजोरी हैं स्वीट हार्ट, मगर अनाया मेरा पागलपन। प्रासरारियत से मुस्कुराकर कहते उसने आंखें मूंद ली। कितना वक्त लगेगा हमें, कब होंगे हम अपने मकसद में कामयाब। उसके सीने पर सर टिकाए जवेरिया ने मुंह फुलाए पूछा, सब करो डार्लिंग, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हमारा एक भी गलत कदम हमें वहीं ला खड़ा करेगा जहां से हमने शुरुआत की थी। तुम्हें उस अबीर की अकड़ तोड़नी है और मुझे अनाया चाहिए। जहाँ इतना सब किया है, कुछ दिन और सही। उसके बालों में हाथ चलाते बहराम ने उसे रिलैक्स रहने का हुक्म दिया। हम तुम ठीक कह रहे हो, सब्र ही बेस्ट ऑप्शन है। तुम्हारे लिए एक काम है। बहराम की आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाए उसे देखा। सुबह हॉस्पिटल जाना मिस्टर अबीर अलवी से मुलाकात करने के लिए, बाकी मैं देख लूंगा, पुरसोच से अंदाज में कहते उसने तखयुल में दिखते अनाया के अक्स को देख मुस्कुराहट उछाली। भाभी जी बात सुनिएगा जरा। वो कोने में खड़ी शादी की डेट फिक्स होने की बात सुनने के बाद से ही काफी डिस्टर्ब सी थी। अनिल के पुकारने पर उसने चौंक कर उसे देखा। नीले, मुझे अनाया कहो, मैं कोई भाभी वाबी नहीं हूँ तुम्हारी। गर्दन अकड़ा कर कहती वो अनिल को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गई। गलत बात है ये तो भाभी जी, मेरा भाई आपकी मोहब्बत में पागल हुआ जा रहा है और आप हैं क्यों नखरे दिखा रही हैं। वैसे मजाक के अलावा भी तुम दोनों को सुलह कर लेनी चाहिए, शायद इसीलिए भाई ने तुम्हें रूम में बुलाया है। अनिल ने हाथ पुश्त पर बांधे उसे आगाह किया। अबीर और मुझे बुला रहा है, वो भी रूम में। अनाया ने हैरत से ये अल्फाज दोहराए और सर बेयकीनी से नफी में हिलाया। यकीन नहीं आ रहा आपको, आप जाए रूम में, खुद देख लें। कंधे उचका कर कहता वो अपनी बात कहते सीटी बजाते वहां से निकला। अनाया माथे पर बल डाले उसकी पुश्त को घूरते रह गई। क्या सच में अबीर ने उसे बुलाया था, मगर क्यों? जुनून इश्क एपिसोड 57 पर टेक राइटर ज़ैनब राजपूत। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो रूम का दरवाजा नॉक के अंदर दाखिल हुआ, जहां मोहतरमा इसी सोफे पर बैठी हाथ मसल रही थी। तबरेज ने गहरी सांस भरी और आगे बढ़ा। उसके करीब पहुंचते ही वो उसका हाथ थामे सहारे से उठी। चलें। तबरेज ने घूर कर उसे देखा, जो एक टांग लंगड़ा कर उसका बाजू थामे खुद ही चलने को तैयार खड़ी थी। हम तासुफ से सर झटकते वो हुंकारा भरते अगले ही लम्हे उसे कमर से थामे अपने नजदीक करते बाहों में भर गया। माहा ने पूरी आंखें फैलाए उसे हैरत से देखा, जिसका फिलहाल मुकाबिल ने नोटिस नहीं लिया। वो उसे यूं ही उठाए रूम में दाखिल हुआ। नरमी से बेड पर मुंतकिल करते वो जैसे पलटने लगा। उसका बाजू माहा ने तेजी से दबोचा। वो रुक गया, गर्दन मोड़े अपने बाजू पर मौजूद उसके हाथों को देखा। अब की बार उसके चेहरे पर सख्ती तेजी से उमड़ी, जिसे देखकर माहा ने थूक निगला, मगर उसका बाजू नहीं छोड़ा। तबरेज, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दे, प्लीज। आपकी नाराजगी मुझे बहुत हर्ट करती है।
मैं आपका ये रूप सहन नहीं कर पा रही। नमकीन पानी से लबरेज नैन कटोरों से उसे देखती वो फिर से इल्तिजाए करने लगी। तबरेज यकटक उसे देखते एक घुटना बेड पर रखते उसके करीब बैठा। मैंने गलत किया, मुझे आपको सब सच बताना चाहिए था। मैंने भी अपना बच्चा खोया है तबरेज, मेरे लिए भी ये बहुत तकलीफ दे है। मुझे आपका साथ चाहिए, उस वक्त प्लीज मुझे तन्हा मत करे। आंसू आंखों से बहते अब उसके रुखसारों पर बह निकले थे और तबरेज शिराजी को यही आंसू तो सबसे ज्यादा तकलीफ देते थे। तुमने सिर्फ अपना बच्चा खोया है माहा, मगर मैंने अपना मान, अपना गुरूर और अपना हम सफर सब कुछ खो दिया। जानती हो, जब उस डॉक्टर ने मुझे ये सब बताया तो मुझे कई लम्हे यकीन नहीं आया। आता भी कैसे, मैं तो सांस तक तुम्हारी सांसों में भरता रहूं। कैसे सोच लेता कि जिस लड़की को मैं अपना मान, अपना गुरूर समझता रहा, वो मुझसे इतना बड़ा सच छुपाएगी। नहीं तबरेज, माहा ने सर नफी में हिलाया। वो मुसलसल रो रही थी। जब भी उसका चेहरा तबरेज ने अपने हाथों में भरा। तुम माँ हो, शायद ये कुर्बानी देना तुम्हारे लिए आसान था, मगर मेरा क्या। जानती हो 9 माह मैंने एक एक ख्वाब तिनका तिनका करके सींचा था, और जब मुझे इल्म हुआ कि वो ख्वाब तो महज एक शराब है जिसकी हकीकत में मैं या तो तुम्हें खो देता या अपने बच्चे को। ये बोझ मुझ पर ऐसा गिरा कि वो बीवी का आशिक मर्द एक ही झटके में मर गया। वो बाप इसी वक्त दम तोड़ गया था माँ, जब उसने अपने हाथों से अपनी नन्ही परी को दफनाया था। अब मैं सिर्फ एक बेजान मूरत हूँ जिसमें सांसें तो हैं मगर कोई जज्बा नहीं, कोई एहसासात नहीं। उसकी आंखें जब्त से लहू छलका रही थी। अगर वो आज इतने दिनों के बाद बोला था तो सिर्फ माह के आंसू देखकर, वगरना वो अपने आप को यूं किसी से बांटना कभी पसंद ना करता। नहीं, आप मेरे तबरेज हैं, मैं जानती हूँ। आप बस खफा है मुझसे। माह ने जैसे उसे नहीं खुद को यकीन दिलाया था, क्योंकि तबरेज ने अल्फाज तो उसे अंदर तक तोड़ चुके थे। ये तो महज खुद को देने का एक दिलासा था। हाँ, मैं तुम्हारा तबरेज हूँ, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। साथ रहना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। अगर डाइवोर्स लेना चाहती हो तो भी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि यह रिश्ता अब ऐसे मुकाम पर है जहाँ से आगे का सफ़र ना तो मैं तय कर सकूंगा ना ही तुम। वह एक ही लम्हे में उसे बेजान करता, उसके गालों पर मोती की लड़ियों की तरह बहते आंसू साफ करता वहां से उठा था। माह जर्द पड़ती रंगत से बेजान सी मूरत बनी वहीं बैठी थी जहाँ तबरेज शिराजी उसे छोड़ गया था। ओह, व्हाट इज दिस, सो ब्यूटीफुल। अनाया को रूम में भेजकर वो लॉन की सिमत बढ़ा जब उसके कानों में हुरन के अल्फाज गूंजे। वह चौंका। मोबाइल फोन दोबारा से जेब में रखते वो आगे की सिमत बढ़ा तो दूर से ही गुलाबी फ्रॉक में मलबूस हुरन के करीब खड़ी एमी की पुश्त पर नजर पड़ी। वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर मशरिकी सरापे में थी। दुपट्टा भी सलीके से हिजाब के अंदाज में लपेटा हुआ था और पाँव में फ्लैट चप्पल थी। तजस्सुस उस कदर था कि वो बेख्याली की कैफियत में आगे बढ़ता गया। सियाह आंखों में अजीब सी उलझन थी। भाई भाभी तो बहुत ज्यादा प्यारी है, बिल्कुल अंबर जैसी। हुरन शाह के इन चंद अल्फाज पर वो चौंक कर जैसे होश की दुनिया में लौटा। एमी के चेहरे पर उलझन सी वाजे हुई थी। उसने गर्दन जरा सी मोड़े अब अपने करीब खड़े हुए अनिल को देखा, जिसकी निगाहें जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सांस आना रुक सी गई हो। इन शहद रंग आंखों में लगी काजल की हल्की सी लकीर उसे कई बरस पीछे ले गई। वही चेहरा, वही रंगत, वही आंखें, वो लम्स और वही हुस्न। वो कैसे उसे पहचान नहीं पाया था। अनिल अलवी आज बरसों बाद पत्थर की मूरत सा बना अपने सामने खड़े। अपने बचपन के इश्कों को सरापा उसने अपने सामने देख सांस लेना भूल गया था। वो जो उसके मरने की खबर पर भी रोया नहीं था। उसकी जब्त की चिंगारियों से फूटती सियाह आंखें लम्हों में नम हुई थी। पूरे वजूद पर लर्जा सा तारी हुआ था। उसे याद था उसका वो आखिरी अक्स ऐसे ही तो वो हिजाब के हाले में उसके पास आई थी। वो आखिरी मुलाकात जिसे वो इतने सालों के बाद भी एक जर्रा बराबर भी नहीं भूल पाया था। आओ अंबर, अटक अटक कर बोला, मगर सामने खड़ी एमी ने चौंक कर उसे देखा। तुम ठीक नहीं लग रहे अनिल, व्हाट हैपेंड? उसकी रंगत लम्हों में सुर्ख पड़ गई थी। एमी मुतफक्किराना से अंदाज में पूछती उसकी तरफ बढ़ी। जब अगले ही लम्हे वो हवास खोते उसके कंधे पर गिरा। अनिल एमी खौफजदा सी चीख उठी। ये सब कुछ उस कदर अचानक हुआ था कि हुरैन शाह के करीब बैठी अना और अलाया ने भी मुड़ते एमी को देखा, जिसके कंधे से लगे अनिल को देख वो सभी चीख कर जगह से उठी। परेशान क्यों हो रहे हो? घर में कोई भी नहीं, तुम इतना डरो मत, मैं हूँ ना साथ। बाइक से उतरते आलिहान ने उसे बाहों में भरा और गेट के नजदीक रुकता वो बंद दरवाजे को बेतासुर निगाहों से घूर रहा था। जब इनायत उसकी डरने का अंदाजा लगाते उसके कंधे को नरमी से थपकाते उसे हौसले देने लगी। उसकी अजीब सी मंतिका पर आलिहान शाह की नीली आंखों में संजीदगी सिमटी दाहिनी आईब्रो उचकाते उसने गोद में मौजूद उस आफत को ऐसे घूरा जैसे कह रहा हो सीरियसली, चलो शाबाश, दरवाजा खोलो, गार्ड्स को मैं देख लूंगी। वो ऊँग लेती फिर से उसके कंधे पर सर टिकाए बोली। आलिहान ने तासुफ से गहरी सांस भरते इनायत को नए मगर पहले जैसे ही एक लकब से नवाजा। वो गेट से जाने की गलती कभी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने बैरूनी गेट का रास्ता चुना। जैकेट से कीज निकालते उसने गेट से बाहर लगा ताला खोला और अब एक निगाह आंखें मूंदे लेटी इनायत पर डाली और भारी कदमों समेत वो आगे बढ़ा। बैक डोर से आगे बढ़ते वो इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुआ था
जहाँ से वो पहले भी आया था। इनायत के रूम में दाखिल होते उसने एक तंबीही निगाह पूरे कमरे पर दौड़ाई। पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था। आलिहान ने आहिस्तगी से उसे बिस्तर पर लिटाया और खुद खिड़की की सिमत बढ़ा। वो जो सोच रहा था कि वो इनायत सो चुकी है। खटके की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ा तो वो रूम के दरमियान में खड़ी दोनों बाहें फैलाए झूल रही थी। इनायत, आराम से बैठ क्यों नहीं जाती तुम? वो गुस्से से दांत पीसते उसके करीब पहुंचा और गुस्से से उसकी कलाई जकड़ते वो सख्त लहजे में बोला, बहुत बदतमीज हो तुम। आई हेट यू आलिहान, तुम हमेशा मुझे डांटते हो। वो उसके गुस्से पर आंखों में आंसू ली। अब गुस्से से उसके सीने पर अपने नाजुक हाथ के मुक्के झड़ने लगी। आलिहान ने आंखें मीचे अपने अंदर के हैवान को सुलाया। ये नाज बर्दारियां मेरे सामने मत करो। आई हेट यू टू डार्लिंग, नाउ गो एंड स्लीप। इनायत का सर्द पड़ता गाल थपकाते वो नफरत भरे अंदाज में फुंकारा, मेरे कपड़े भीगे हैं, मुझे ठंड लग रही है और तुम कह रहे हो गो एंड स्लीप। वो मुंह टेढ़ा करती उसके सामने दीदा दिलेरी से इसी की नकल उतारते बोली, और ये आलिहान शाह के लिए किसी शौक से कम तो हरगिज नहीं था। इनायत काज़मी इसी के सामने इसी की नकल उतार रही थी। ये अब कुछ ज्यादा हो रहा था। अपने घने बालों में हाथ चलाते वो अपने पूरे समेत झुका और सख्ती से खुद से चंद कदम दूर खड़ी इनायत की कमर के गिर्द हाथ फैलाए उसे झटके से खींचते अपने करीब किया। जानती भी हो क्या कर रही हो तुम? उसका अंजाम क्या हो सकता है? उसकी ठोड़ी को अपने अंगूठे और उंगली के बीच दबोचते वो उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे पर अपनी गर्म सांसें फूंकता गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगा, तो मैं कोई डरती हूँ तुमसे? लंबे बालों वाले रीछ, इनायत ने छोटी सी नाक फुलाए सर तनाफुर से झटकते कहा, और यह झटका आलिहान शाह के लिए पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा था। तुमने मुझे मुझे आलिहान शाह को रीछ कहा? वो अब अपने सीने पर उंगली रखते नीली आंखें फैलाए तसही चाह रहा था। हाँ तो और क्या, तुम्हें नहीं पता, मैं तो बचपन से यही कहती हूँ तुम्हें। इनायत ने आंखें बंद करते सर उसके सीने पर टिकाते उसे अंदर की बात से आगाह किया, जिसके बाद आलिहान शाह के तने नकुश ढीले पड़े। तो मतलब मैं ठीक था मिसेस, तुम वाकई में बहुत पहुंची हुई चीज हो। आलिहान ने झुकते उसके कान में पुरअसरारियत भरी सरगोशी की, बातें मत करो, मेरे कपड़े भीग चुके हैं और तुम बस बातें करके मेरा दिमाग भटका रहे हो ताकि मैं चेंज ना करूं और बीमार पड़ जाऊं। मैं जानती हूँ तुम्हारी गंदी नीयत। वो इस्तेहकाक से उसके सीने पर सर टिकाए, दूसरा हाथ उसकी गर्दन के गिर्द फैलाए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई तो ना चाहते हुए भी आलिहान शाह के चेहरे पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट फैली। उसने नरमी से उसे सीने से लगाए जमीन से ऊंचा कर दिया। मेरी नीयत से अभी अच्छे से वाकिफ ही कहाँ हुई है आप मिसेस आलिहान शाह? जिस दिन वाकिफ हुई तो बहुत पछताएगी आप डार्लिंग। वो वार्डरोब की सिमत बढ़ता उसके कानों में रस घोल रहा था। इनायत खामोशी से उसके सीने से लगी, अब उंगली से उसके सीने पर लकीरें खींच रही थी। एक बात बताओ, वो काफी देर बाद बोली थी और आलिहान शाह उसका ड्रेस सिलेक्ट करते चौंका। अब उसे इनायत का बोलना बुरा नहीं लग रहा था। आलिहान ने कपड़े चेक करते हंकार भरा, कितनी लड़कियां रहती है तुम्हारे दिल में? आलिहान चौंका, माथे पर बल डाले उसके बालों को देखने लगा। कोई 100-200 है, काफी सोच विचार कर कहा गया। इतनी ज्यादा? कौन कौन से खाने में रखी है? इतनी ज्यादा लड़कियां कैसे रहती है भला, और मैं कौन से खाने में हूँ? वो उसके सीने पर उंगली गोल गोल घुमाते पूछ रही थी। आलिहान ने एक ड्रेस खींचकर निकाला मगर उसका जवाब नहीं दिया। मैं बताती हूँ, मैं कहाँ हूँ? मैं इस खाने में हूँ, सबसे ऊपर। अपनी स्याह झील सी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए वो इश्तियाक से हुई तो आलिहान ने घूर कर उसे देखा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि तुम यहाँ हो? वो अपने दिमाग पर उसकी उंगली देखकर चौंक कर पूछने लगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मुझ पर गुस्सा आता है। जब कभी तुम्हें गुस्सा आए तो भागकर मेरे पास आ जाते हो और फिर गुस्से से कहते हो इनायत इनायत। वो आलिहान की नकल करती अब भारी आवाज में उसे बताने लगी कि वो कैसे बात करता है। आलिहान ने फंसे सर को नफी में झटका, बाकी बातें बाद में, पहले चेंज करो। उसे बेड पर बिठाते ड्रेस उसके हाथ में थमाए रूम में बाहर निकल गया। जुनून इश्क एपिसोड 57 पार्ट 2 रायटा। जैनब राजपूत माजी डॉक्टर, क्या हुआ? आप इतनी टेंस क्यों हैं? डॉक्टर सिद्रा एना की इमरजेंसी बुलाने पर वो सीधा हॉस्पिटल आया था। डॉक्टर सिद्रा एना की गायनाकोलॉजिस्ट थी जिनसे प्रेगनेंसी के बाद से ही वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। डॉक्टर ने गहरी सांस भरते अपने सामने पड़ी एना की फाइल बंद करते अपने सामने बैठे वियाम को देखा। मिस्टर काज़मी, आप जानते हैं उनका केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें एक एक स्टेप बहुत एहतियात से उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर ने बात का आगाज किया, जिस पर वियाम चौंका। डॉक्टर, आप सीधे से बताएं क्या हुआ है? आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही हैं? वियाम के नक्श तन चुके थे, आंखों में हैरत के साथ साथ कई सवाल भी थे। मुझे शक था मिस्टर काज़मी कि आपकी वाइफ को एक नहीं बल्कि 2 बेबीज होने वाले हैं, मगर अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। क्या आप सच कह रही है डॉक्टर? वियाम को लगा जैसे खुशी के मारे वो 7वें आसमान पर उड़ रहा था। कुर्सी से उठते वो हैरत व मसरत के मिले जुले तासुरात से धड़कते दिल से डॉक्टर को देख इस्तफसार करने लगा। जी हाँ, ये सब सच है, मगर डॉक्टर ने बात काट दी, जिस पर वो परेशान हुआ। मगर क्या डॉक्टर? ठीक से कहें, क्या कहना चाहती हैं आप? वियाम के चेहरे पर फिक्र के तासुरात थे। आप बैठे, मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। डॉक्टर ने उसे बैठने को कहा।
वो फिक्रमंद सा खामोशी से कुर्सी पर दोबारा बैठा। आपकी वाइफ को अल्लाह ने इतने सालों के बाद इस नेमत से नवाजा है, मगर उनकी जिस्मानी कैफियत और टिपिकल कंडीशन की वजह से एक बच्चे की ब्रेथ बेहद सुस्त है। मुझे डर है कि हम आपके एक बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं डॉक्टर? अगर आप इलाज नहीं कर सकती तो साफ साफ बताएं। अभी महज 4 महीने हुए हैं मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी को, और आप कह रही है कि आप मेरे बेबी को बचा नहीं सकती। वो गर्राया था। हुसैन चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ गया। मिस्टर काज़मी, ये सब कुछ आपको इसीलिए बता रही हूँ मैं ताकि आप ज़हनी तौर पर इस सूरत हाल के लिए तैयार रहें, और मेरा मशवरा यही होगा कि आप 2 बेबीज़ वाली बात घर में किसी से मत करें, ख़ास तौर पर अपनी वाइफ से, क्योंकि अगर पैदाइश के वक्त खुदा न खास्ता एक बच्चा ना बच सका तो बहुत सी मुश्किलें उठाना पड़ते आपको। आपकी वाइफ को लेकर डॉक्टर जानती थी उसे कैसे इमोशनली कंट्रोल करना है। अब भी वो प्लान के मुताबिक उसे बहुत अच्छे से अपने जाल में फंसा चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आप पर। मेरी वाइफ की रिपोर्ट्स दें मुझे, मैं वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा। ये ले फाइल, आप जिस मर्जी से कंसल्ट करें मिस्टर काज़मी, मगर जवाब यही मिलेगा। डॉक्टर का इत्मीनान काबिले दीद था। होता भी क्यों ना, आखिर को रिपोर्ट ही इतनी वैलिड और सोच समझ से बनाई गई थी। वियाम वो रिपोर्ट्स लिए मुर्दा कदमों से बाहर निकला था। हाल अनाया, वो रूम की तरफ बढ़ा मगर कमरा अंदर से लॉक था। अनिल के बताने पर कि अनाया उससे बात करना चाहती है, वो अंदर आया था, मगर यहाँ मोहतरमा दरवाज़ा बंद किए अंदर बैठी हुई थी। अबीर की शहद रंग आंखों में संजीदगी उमड़ी, लब नीचे वो बमुश्किल से खड़ा था। उसने फिर से नाक किया तो दरवाज़ा अंदर से खुल गया। सॉरी, मैं वॉशरूम में थी। बोलो क्या काम है? वो उतरा कर कहती रास्ता छोड़ गई। अबीर की गहरी निगाहें उसकी आंखों पर मौजूद उन भीगे बालों पर थी। ये कैसे अजीब किस्म के बाल हैं तुम्हारी आंखों के ऊपर? हैरत व नागवारी से अपने करीब खड़ी इस छोटी सी लड़की की बड़ी बड़ी भोरी आंखों के ऊपर घनी पलकों को देखता हुआ अजीब से लहजे में हुआ, व्हाट यू मीन? अजीब किस्म के अबीर की सोच के मुताबिक उसकी बात पर सामने खड़ी अनाया को मिर्ची सी लगी। वो खासे गुस्से भरी निगाहों से इस ऊंचे लंबे शख्स को घूरती सरता पैर सुलग कर हुई। अजीब इसलिए क्योंकि लड़कियों की पलकें खमदार मुड़ी हुई होती हैं और तुम, वो खासे जतलाने वाले अंदाज में लबों पर दिल जलाती मुस्कुराहट समेटता बोला, और तुम्हारी पलकें तो बिना टिकट के ही रुखसारों पर घास की तरह फैल रही हैं। वो जो मिलता है जिसे लड़कियां लगाती है बालों को मोड़ने के लिए, वो खासा जनाना से अंदाज में उसके सुर्ख चेहरे को देखता रूह तक सरशार से होते अपने बाएं हाथ के इशारे से मुस्कारे का बताते सख्त जहर लगा था। तुम्हें बड़ा पता है वो जो लड़कियां लगाती है, वो जो बाल मोड़ने वाला। अनाया का रोम रोम सुलग गया था। यूनिवर्सिटी की सबसे हुसैन मानी जाने वाली लड़की को वो ऐसे बदसूरत साबित करने की गंदी सी कोशिश करता बिल्कुल जहर लगा था। क्या करे, जब ऐसी बदसूरत बीवी मिलने वाली हो फिर तो इंसान को ऐसी मसनूई चीज़ों का इल्म रखना ही पड़ता है। दोनों हाथ पैंट की पॉकेट्स में डाले कंधे उचकाते कहता हुआ अनाया को शिद्दत ज़ब्त से मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर गया। बिल्कुल गलत कहा था तुम्हारे भाई ने कि अबीर अलवी बदल गया है। तुम, वो शहादत की उंगली बड़ी जरूरत से उसके सीने के बीच में रखती इंतहाई गुस्से से हुई। तुम कल भी ड्रैकुला थे और आज भी वही हो। तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदल सकती। और हाँ, तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगे? अनाया काज़मी तुम्हें 10 में से 0 मार्क्स देकर फेल करती है, वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले लहजे में कहती। उसके तन बदन में आग के जलते भान पर लगा गई थी। बाहर मौजूद उनके बड़ों की शादी की डेट फाइनल कर रहे थे। इस बात से ना वाकिफ के अंदर मौजूद वो दोनों किस जंग अजीम में मशगूल थे। तुम मुझे डॉक्टर अबीर अलवी को रिजेक्ट कर रही हो? वो शाना पर्सनालिटी रखने वाला शानदार मर्द उसके दिए रिमार्क्स पर शौकर सा गुस्से से सुर्ख पीला हुए अपने लफ्फों पर जोर देता जैसा यकीने दहानी चाह रहा था। कॉलेज लाइफ से लेकर उसके करियर में कदम रखने तक, और अभी भी लड़कियों की एक लाइन थी जो उसे देखकर दिल थाम जाती थी, जिसकी एक निगाह पर लड़कियां वारी जाती थी, और यहाँ वो 2 फट की टिट्टी उसे बुरी तरह से रिजेक्ट कर रही थी। क्या सुनाई कम देता है मिस्टर परफेक्ट लंबोतर कोला? वो उतरा कर कहती मिरर के सामने हुई। उसके लिए एक नया नाम तजवीज़ किए। वो अब अपने बाल संवारने लगी। अगर इतनी ही तकलीफ है तो कहती क्यों नहीं सबसे कि नहीं करनी है शादी। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर निकली थी। अबीर अलवी ने वो कलिमात अदा कर दिए थे जिसका उसे अंदाजा था कि मोहतरमा यही सब कहने को उसे बुला रही थी। अनाया ने आईने में अपने पीछे उभरते उसके अक्स को देखा। वो वाकई में जानलेवा पर्सनालिटी का मालिक था। अगर वो अबीर अलवी न होता तो अनाया काज़मी एक बार जरूर अपना दिल हार देती। अनाया जानती थी वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रहा था ताकि वो सबके सामने साबित कर सके कि अनाया रुखसती नहीं चाहती। अगर इतनी ही तकलीफ है तो खुद करो इनकार। मैं कोई बच्ची नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं। तुमसे शादी से बेहतर कि मैं अपने किसी बॉयफ्रेंड। आह, वो अभी बात मुकम्मल करती कि पीछे खड़े अबीर ने उसे झटके से बाजू से दबोचते रुक अपनी सिमत किया। इस अचानक आफत पर अनाया की चीख बेसाख्ता थी। हैरत से आंखें फाड़े वो इस वहशी गफाक इंसान को देखने लगी जिसका चेहरा इंतहा का सुर्ख था, जबकि आंखें
उसकी आंखें बिल्कुल सर्द थी। अनाया जिजरी सी लेते अपना बाजू छुड़ाने लगी, मगर मुकाबिल की गिरफ्त गारिखाना थी। इससे पहले कि गुदी से खींचकर इस 2 फट की जबान को तुम्हारे हाथ में थमा दूं, इसे लगाम देना सीख लो। तुम मिल्कियत हो मेरी। अबीर अलवी की बीवी अगर आइंदा किसी गैर मर्द का नाम भी लिया तो बखुदा ताउम किसी का नाम लेने के काबिल नहीं रहोगी। उसके नाजुक वजूद को झंझोड़ते हुए कहता वो उसके चेहरे पर झुका जुनून खेजी से गोया हुआ, तो उसके लहजे के जुनून और अपने चेहरे पर उसकी सुलगा देने वाली गर्म सांसों की तपिश से वो सांस रोकती निगाहें चुरा गई। 2 मिनट में बाल बनाओ और नीचे आओ, अब तो रुखसती होकर रहेगी हर हाल में। उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें फूंकता हुआ पुरसरार से गहरे लहजे में गोया हुआ। जब बाहर से आती चीखों पर वो दोनों चौंके और एक साथ ही वो भागकर बाहर पहुंचे, जहां अनिल अलवी का बेहोश वजूद उसके डेड की गोद में पड़ा था। अबीर ने सुन पड़ते वजूद से इस मंजर को देखा। सांस जैसे रुक सा गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल मुट्ठी में दबोच लिया हो। अनिल लल, वो पागलों की तरह चिल्लाता उस सिमत भागा। डेविल, वो अंदर है। उसके कानों में ये अल्फाज रूह में नई जान की तरह फूंके गए थे। जैसे भूरी आंखों में उमड़ता जुनून इस कदर जानलेवा था कि उसके जज्बात की दहकती आग ने उसे लम्हों में घायल कर दिया। वो बिना किसी का इंतजार किए बिना रुके अगले ही लम्हे जेट से निकला। बुरी आंखों में जुनून से लबरेज चमक समेटे वो अपने भारी कदमों समेत उस आलीशान महल नुमा घर की सिमत बढ़ रहा था, जिसकी जानिब उठता उसका हर एक कदम उसे अपनी हूर, अपनी जिंदगी, अपने जुनून के करीब लेकर रहा था। चंद ही लम्हों में वो दरवाजे के सामने था। उसके गार्ड्स ने उसकी राह में हाइल होते उस गेट को गोलियों से भून डाला था। उनमें से 2 बड़ी महारत से उन ऊंची दीवारों को फलांग कर उस गेट को खोला। लॉन में बैठी हुरन के चेहरे पर उन आवाजों को सुनकर खौफ व दहशत फैला। मम मामा डैडा। हुरन और हरमीन शाह को छोड़कर बाकी सब अनिल के साथ हॉस्पिटल गए हुए थे और हरमीन को नवाफिल अदा करने गई थी। सीढ़ियों के करीब पहुंचते ही वो गोलियों की आवाजों पर दहल कर दिल थामे तेजी से बाहर को भागी, जहां हुरन शाह बुरी तरह से वहशतनाक सी कैफियत में चिल्ला रही थी, है हुरी। वो सफेद पड़ते चेहरे समेत भागकर बेटी के करीब पहुंची, उसे सीने में भींच गई। मैडम, आप अंदर चली जाए, किसी ने हमला कर दिया है। घर में तैनात आलियान शाह के गार्ड्स में से एक ने भागकर हरमीन को आगाह किया। हरमीन हवास बाख्तगी की सी कैफियत में सर हाँ में हिला गई। जब उनके देखते ही देखते अगले ही लम्हे एक साथ जाने कितनी ही गोलियां उस गार्ड के सीने को छलनी कर गई। वो गार्ड लड़खड़ा कर नीचे गिरा था। एहोहा! हुरन खौफ से चीखती मुंह पर हाथ रखते अब रोने लगी। मेरी हूर को डरा रहा था तू, तेरी इतनी हिम्मत। अपने करीब बेहद करीब वही जुनूनियत भरा लहजा, वही भारी आवाज सुनते हुरन शाह ने लम्हे के आखिरी हिस्से में अपने भीगे चेहरे से हाथ हटाया। नीली कांच से गहरे शफाफ पानी सी आंखों में तैरता पानी मुबूद कर देने वाला था, और वह जो उस गार्ड के सीने पर पैर से ठोकरें मार रहा था। उसने नजरें उठाए, उस परी वश को देखा तो बेख्तियार दिल की रफ्तार सुस्त सी पड़ गई। तत्त तुम कौन हो? चचा चले जाओ यहाँ से। वो जो सांस रोके इतने दिनों के बाद अपनी हूर को अपने सामने देख दीवाना सा उसकी सिमत बढ़ रहा था। इस आवाज पर उसने चौंक कर अपनी हूर से चिपटी उस औरत को देखा जो हुबा हुरन शाह जैसी थी, मगर उसकी आंखें स्याह थी। कहा, ना हूर मत जाओ। उसके लहजे में अजब दीवानगी पागलपन सा था कि हुरन की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट सी दौड़ी। हरमीन ने चौंक कर बेटी को देखा। पोज टर्न योर फेस नाउ। वो अपने गार्ड्स की भारी नफरी अपने पीछे महसूस करते ही अगले लम्हे बिना पीछे देखे सर्द आवाज में गुर्राया। अगले ही लम्हे वो सभी रुख दूसरी सिमत किए खड़े हुए। अगर तुम मुझे छोड़कर ना जाती तो इतना सब कुछ कभी ना होता। तुम्हें जरूरत नहीं थी मेरा ये रूप देखने की। वो अफसोस के से अंदाज में गर्दन नफी में हिलाते बड़बड़ाया। हुरन मजीद सिमटी माँ की आगोश में छिपने लगी। तत तुम कैफ नहीं हो। वो उसका बदला बदला रूप देख सहम सी गई थी। उसके मुंह से ये अल्फाज अदा होते ही वो लपक कर आगे बढ़ा। मैं कैफ था, मगर अब मैं सिर्फ डेविल हूँ। वो डेविल जिसकी ब्यूटी उससे खुद दूर हुई थी, और अब वो अपनी ब्यूटी को इस सारी दुनिया से छीनने आया है। घुटने के बल रुकते वो चंद कदमों के फासले पर मौजूद अपनी हूर के हसीन चेहरे को देखता शिद्दत जुनून से बोला। उसे खौफ ज़दा कर गया। दद देखो, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं किया, चले जाओ यहाँ से। हरमीन उसका बढ़ता हाथ छटकते गुस्से से चिल्लाई थी, जिस पर डेविल ने जब्त से आंखें मींची। हजारों लड़कियों के दिलों पर राज करने वाला वो वहशी मर्द एक अपाहिज लड़की पर बुरी तरह से दिल हार बैठा था, और उसे हासिल करने के जुनून में वो हैवान बनता जा रहा था। आपकी बेटी तब तक थी जब तक ये मेरे निकाह में नहीं थी, अब ये मेरे निकाह में है। इस पर सिर्फ और सिर्फ डेविल का हक है। वो जुनून भरे अंदाज में बोलता आगे बढ़ा, और अगले ही लम्हे हुरैन शाह के नाजुक वजूद को हरमीन शाह से दूर करते अपनी बाहों में भींचा। का कैफ, मुझे नहीं जाना प्लीज, मेरी मम्मा के पास रहने दो मुझे। हुरैन माँ का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर उसके आगे भीख मांगने लगी। नो डार्लिंग, तुम्हारी ये विश मैं मर कर भी पूरी नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम कुछ इससे भी ज्यादा अच्छा मांगना, मैं दिल व जान दूँ तुम्हारे लिए। उसने झुकते उसके सुर्ख भीगे रुखसार पर बहते आंसू को अपने होठों से चुनते शिद्दत भरे अंदाज में कहा था। उसके लम्स पर वह रोती हुई लर्ज सी गई। भीगी निगाहों से उसने अपनी माँ को देखा।
जो जिंदा लाश बनी बैठी थी। यकीन रखें, मैं खुद से भी ज्यादा आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा, मगर आपके पास नहीं रह सकती है। अगर ये यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगा। डेविल ने अजीब सी कैफियत में हरमीन शाह को देखा, जिनका बुत बना वजूद देख उसके दिल में हलचल सी हुई। वो यूं ही हूर को बाहों में भरे उनके नजदीक बैठा। कौन हो तुम? वो भीगी निगाहों से उसकी भूरी आंखों में देखने लगी। उसके वजूद से आती महक उन्हें अपनी अपनी सी लग रही थी। वह हुबहू उनके भाई जैसा था, या फिर उन्हें वहम हो रहा था। सोचे तो कुछ भी नहीं, माने तो सब कुछ। जैसे आपकी बेटी मेरे लिए। मैं बहुत जल्द आपको लेने आऊंगा, हुरैन से आपकी मुलाकात कराऊंगा, ये वादा रहा मेरा। हरमीन ने उसके हाथों में कैद अपनी बेटी को देखा, जो सर झुकाए खामोशी से आंसू बहा रही थी। क्या ये तुम्हारा शौहर है हुरी? अल्फाज उनके हलक में अटक से गए थे। हुरैन ने निचले होंठ को बेदर्दी से कुचलते सर को अस्बात में हिलाया। आपके शौहर को सब मालूम है, आप उनसे पूछ सकती है। मैं चलता हूँ, अब मुझे कहीं जाना है। उसका अंदाज काफी जताता हुआ था। हरमीन ने बेयकीनी से लब नीचे। खुश रहो सदा। डेविल की गोद में मौजूद अपनी बेटी के सर पर बोसा दिए वह हिचकी लेते बोली, अपने वादे का पास रखना। उन्होंने फिर से उसकी भूरी आंखों में देखकर उसे याद दहानी करवाई, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। भूरी शेव के नीचे नुमाया होते उस गहरे गड्ढे ने हरमीन शाह का सांस एक लम्हे को रोक सा दिया। वह साकित सी बैठी, उसकी पुश्त को देखती किसी गहरी सोच में डूब गई। थोड़ी देर के बाद वो वापस लौटा तो इनायत आड़ी तिरछी बेड के करीब नीचे ही लेटी हुई थी। आलिहान ने दांत पीसते उसकी पुश्त को घूरा और लंबे लंबे डग भरते वो उसके करीब गया। इनायत, उसने पास रुकते उसे आवाज लगाई, जो दोनों हाथ सर के नीचे रखे सोने की तैयारी में मगन थी। इनायत गेट अप। दांत पर दांत जमाए वो गुस्से से गोया हुआ और जरा सा झुकते उसके कंधे को चंचोड़ा। सोने दो मुझे। काफी बेजारगी से उसका हाथ झटकते वह चिल्लाई थी, जिस पर आलिहान शाह ने लब नीचे और जरा से नीचे को झुकते उसने नरमी से इनायत को गोद में भरा। अजीब मुसीबत बन चुकी थी वो लड़की। वो जितना उससे दूर रहने की कोशिश करता था, वो उतना ही उसके करीब होती जा रही थी। आलिहान ने जहन में आती सोचों को झटका और उसे नरमी से बिस्तर पर लिटाए। वो जैसे ही पीछे हुआ, भागने की कोशिश भी मत करना, मैंने सबको बताना भी है कि कैसे तुमने उस रेहान को मारा। बैठ जाओ। नींद से बोझल होती झील सी आंखों से उसे देखती वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और उसका हाथ खींचा, जिस पर ना चाहते हुए भी आलिहान शाह उसके करीब बेड पर टिक गया। डोंट मूव। उसके पांव हिलाने पर वो गुस्से से बोली। आलिहान ने हाथ की मुट्ठी बनाए होठों पर रखी। वह जानता था कुछ भी कहना फजूल है। वो चौंका जब अचानक अपने घुटने पर उसका सर महसूस हुआ। वो चौंका, नीली आंखें खुद बखुद ही बेयकीनी की कैफियत में फैल गई। खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेरते आलिहान ने अपने माथे को मसला। सुनो, मेरा सर दबा दो, मुझे पेन हो रहा है। नींद से बोझल आवाज में की गई फरमाइश पर गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते उसके माथे को दबाने लगा। चंद ही लम्हों में वो गहरी नींद सो चुकी थी, मगर आलिहान शाह बेचैन से बैठा जाने किन सोचों में गुम था। दिल व दिमाग में अलग सी जंग छिड़ चुकी थी, जिसके अंजाम से वो खुद भी नावाकिफ था। अभी बस कर दे ज़ौजा, बच्चे की जान लोगी क्या? अमाया की पुश्त थपथपाते हुए जानबूझकर शरीर से लहजे में बोला तो वह रोती हुई मुस्कुराई। अपनी कैफियत का एहसास हुआ तो झट से उससे दूर होते कुछ फासले पर खड़ी हुई और हाथ की पुश्त से अपने आंसू पोंछे। क्या जगह ढूंढी थी वैसे आपने छिपने की? इम्प्रेसिव। वो दाद देने वाले अंदाज में उसके भीगे मुतवरम चेहरे को देखते बोला तो अमाया ने शर्मिंदगी के सबब सर झुका दिया। सॉरी मुमानी ने मुझे। वो बैठी आवाज में उसे सफाई देने की कोशिश करने लगी, जब आयश ने उसके होंठों पर उंगली जमाए उसे खामोश करवा दिया। कोई जरूरत नहीं किसी भी किस्म की सफाई देने की, मुझे तुमसे शिकायत है। बेहोश हुआ था, मर तो नहीं गया था। जो हूँ लावारिसों की तरह उन्होंने निकाला और तुम निकल आई। सर झटक कर वो तस्सुफ से गोया हुआ तो अमाया ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखा। फजूल बात मत करो, वो गुस्से से झुंझला कर कहती, पैर पटक कर वहां से जाने लगी। जब आयश ने अपने बाएं हाथ में उसका हाथ थामा, उसे रोका। ज्यादा जोर मत लगाना, मुझे आगे ही पेन हो रहा है। शक्ल पर दुनिया भर की मिस्कीनियत तारी करते वो आंखें टिमटिमा कर बोला तो अमाया फौरन से पीछे को आई और आंखें फैलाए उसके दाएं बाजू को देखा। तब तुम्हें तो चोट आई थी, फिर तुम यहाँ क्यों? वो उसके कंधे पर बंधी पट्टी देखकर खौफजदा सी इस्तिफसार करने लगी। तुम्हारे लिए, उसके गंभीर लहजे में कहने पर अमाया ने ठिठक कर उसकी गहरी निगाहों में देखा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ फिक्र और अपनायत के जज्बात थे। तुम जिम्मेदारी हो मेरी बीवी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता फूफू को? वो मुझे सौंप कर गई हैं तुम्हें, और मैं कभी भी उन्हें मायूस नहीं कर सकता। कभी कभी वो इतनी हैरत अंगेज बातें करता था कि अमाया बस सोचती रह जाती थी कि आखिर वह था क्या। जैसे कि अब वो बस उसे देखती रह गई। जब आयश ने नरमी से उसका हाथ थामा और बेड पर उसे साथ बिठाया, अमाया बेयकीन से बैठी थी। उसे तो लगा था कि अब आयश कभी वापस नहीं आने वाला। वो दर दर भटकेगी और जाने क्या अंजाम होता। जानते हो मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कि तुम भूल गए हो मुझे। मैं बाहर बैठी रही कितनी देर, उस डर से कि कहीं ये लोग मुझे निकाल ना दे। फिर छिपा कर उस कमरे तक आई और ड्रेसिंग रूम में छिप गई। वो उसे खुद पर बीती सुना रही थी।
आयश ने नरमी से अपना बाजू उसके गिर्द हमाइल करते उसे अपने होने का एहसास दिलाया। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और ये होटल तुम्हारा भी है, इसलिए तुम बिना डरे यहाँ जब भी चाहे आ जा सकती हो। आयश ने उसे रसां से एतमाद में लिया। वो जानता था कि अचानक से इतना सब कुछ होने के बाद वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हुई थी। दरवाज़ा अचानक से खुला, जिस पर आयश ने चौंक कर दरवाजे को देखा। अमाया झट से उससे दूर होने लगी, मगर आयश ने उसकी कोशिश नाकाम बनाते कमर पर दबाव बढ़ाया। मतलब साफ था कि चुपचाप बैठी रहो, आप ठीक है? मेरा मतलब, मैनेजर ने बताया तो मैं परेशान हो गई थी। सोहा भागकर अंदर दाखिल हुई, मगर आयश के करीब अमाया को देख उसकी रंगत लम्हों में उड़ी थी। वो निगाहें चुराती बमुश्किल से बोली, हाँ हम ठीक हैं, तुम फिक्र मत करो। और एक काम करना प्लीज, आज हम इसी रूम में रहेंगे तो अमाया के लिए एक अच्छा सा ड्रेस और खाना रूम में भिजवा दो। अमाया लब से खामोशी से बैठी थी, जबकि आयश के हुक्म पर सोहा होनको की तरह मुंह खोले उसे देख रही थी, जो अमाया को यूं ट्रीट कर रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। है ओके? आयश ने सवालिया नजरों से उसे देखा, जिस पर वो गड़बड़ा कर गोया होती वहां से जाने लगी। सोहा, नेक्स्ट टाइम बिना नॉक के अंदर मत आना। हम्मम आयश की तहक्कुम भरी आवाज पर उसने चारों नाचार सर अस्बात में हिलाया और दरवाजा गुस्से से बंद करती वो रूम से निकली। शुक्र है कुछ ज्यादा मसला नहीं था, अनिल अब खतरे से बाहर है। हाँ ये तो है, मैं तो डर गया था। यूं अचानक बेहोश जो हुआ। वियाम ने भी आलियान की बात की तस्दीक की। अनिल को डिस्चार्ज कर दिया गया था और अब वो होश में था। वियाम और आलियान एक साथ निकले थे, बाकी सभी अब घर वापस जाने वाले थे। वियाम ने गेट पर गाड़ी रोक कर हॉर्न दिया, जिस पर चौकीदार ने दरवाजा खोला। गाड़ी उस आलीशान घर के पोर्च में रुकी। वो दोनों बातें करते हुए एक साथ बाहर निकले और अब वो लॉन की सिमत बढ़ने लगी, जब अचानक उनकी निगाह पाँव में पड़ी एक गार्ड की लाश पर पड़ी। आलियान ने आंखें फैलाए उस गार्ड को देखा। वो दोनों खौफजदा सी कैफियत में हरमीन को पुकारते लॉन में दाखिल हुए, जो बुत बनी बैठी थी। आलियान शाह की नीली आंखों में खून उतरा। वो भाग कर उसके करीब हुई। हरमीन, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बैठी है? हुरी बेटा कहाँ हो? डैडा आए हैं। हुरन कहाँ है? हरमीन, क्या आप उसे रूम में छोड़ आई हैं? हरमीन की हालत जिस सिमट इशारा कर रही थी और जिस बात पर उनका दिल खौफजदा हो चुका था, वो मरकर भी ऐसा कुछ हकीकत में नहीं चाहते थे। इसीलिए बीवी को झंझोड़ कर वो अपनी बेटी की बाबत पूछने लगे। वियाम अलग परेशान से खड़ा बहन को देख रहा था, जो आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही थी। रूम में है हुरी? हाँ, मैं उसे लाता हूँ। वियाम, रूम में होगी? हुरैन, मैं लाता हूँ उसे। फिर उसे अनिल के बारे में भी तो बताना है। कितना परेशान थी वह। आलियान शाह के अंग अंग से बेकरारी झलक रही थी। वो जैसे ही मुड़े, हरमीन की आवाज पर उनके कदम थमे। डेविल, कौन है आलियान? हरमीन का लहजा इतना गैर मामूली था कि वियाम की भूरी आंखों में हैरत उमड़ी। उसने हैरत व तजस्सुस से पहले बहन और फिर आलियान शाह को देखा। कौन आया था यहाँ? हरमीन, वो गुस्से से खौलता दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे। अब बीवी के करीब जाते सर्द लहजे में पूछने लगा, आपने इतनी बड़ी बात छिपाई मुझसे? हरमीन के लहजे और अंदाज में बेयकीनी सी थी। आलियान ने चौंक कर उसे देखा। क्या छिपाया मैंने? हरमीन, यही कि आपने हूर की शादी कर दी है, वो भी बिना मुझे बताए, बिना मुझसे पूछे। वो अब गुस्से से चिल्लाकर कहती जगह से उठ खड़ी हुई। क्या? वियाम ने शॉक्ड सी कैफियत में बहन को देखकर ये कलमात अदा किए थे। लॉन में मौत की सी खामोशी छा गई। रात देर तक रोते रहने के सब सुबह उसके सर में शदीद दर्द था, जिस वजह से वो सर लपेटे बिस्तर पर लेटी रही। तबरेज तो बिना उसकी सुने अपनी सुनाए वहां से जा चुका था, मगर माहा पूरी रात सो नहीं सकी थी। रात भर करवटें बदलते वो बेचैन सी रही थी। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तबरेज गुस्सा होगा, वो ये बात अच्छे से जानती थी, मगर इस कदर गुस्सा होगा वो ये नहीं जानती थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी। जब दरवाजा नॉक हुआ, माहा फौरन से उठ गई। मेरी जान, ये चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? बुखार तो नहीं हो गया? मीरब ने नाश्ते की ट्रे मेज पर रखी और अब फिक्रमंदी से चलते वो उसके करीब आई। उसका बैठना ही था कि माहा की आंखें फिर से भर आईं। माहा, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? क्या तबरेज ने कुछ कहा है? मीरब ने उसे साथ लगाए उसकी पुश्त थपकाते फिक्रमंदी से पूछा, जिसका रोना थम ही नहीं पा रहा था। मीरब, बच्चे कुछ तो बोलो। मीरब के हाथ पैर फूल रहे थे, कहाँ देख सकती थी वो उसे रोते हुए। अब भी उसका रोना मीरब को तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। तबरेज ने कहा कि मैं उन से तलाक ले लूं। वो रोती हुई हिचकियों के दरमियान बमुश्किल से बोल पाई थी। ये बात तो उसे सारी रात सोने नहीं दे सकी थी। अब भी मीरब के पूछने पर वह रोती हुई उन्हें सब कुछ बता गई। मीरब का मुंह हैरत व बेयकीनी से खुले का खुला रह गया। उसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद तो हरगिज नहीं थी अपने बेटे से। उसे आने दो, आज मैं सामने बिठाकर उसकी छतरौल करूंगी। समझता क्या है खुद को? और तुम? वो अब माहा की तरफ गुस्से से देखने लगी, जिसने भीगी आंखें साफ की। क्या मासियों वाला हुलिया बना रखा है? पकड़ो ये ट्रे और 5 मिनट में ये नाश्ता फिनिश करो। न जाने क्या हो गया है तुम आकल की औलाद को। मैंने सोचा था कि खुद ही ठीक हो जाओगे, मगर मजाल है जो एक में भी अक्ल हो। मीरब ने झिड़कने पर माहा ने फिर से होंठ फैलाए। हालत देखो, मासियों जैसा हुलिया बना रखा है। शौहर को ऐसे राजी करोगी? आज रेडी रहो, तुम्हें मैं सैलून ले जा रही हूँ।
मगर इससे पहले ये सारा ब्रेकफास्ट फिनिश करो। मीरब के तहक्कुम भरे अंदाज पर माँ अपनी बड़ी आंखें फैलाए अपनी सास को देखती रह गई, जिनका गुस्सा आज अलग ही लेवल का था। सर झटक कर वो उनके आने से पहले ब्रेकफास्ट फिनिश करने लगी। जुनूनी इश्क एपिसोड 58 पार्ट 2 राइट। ज़ैना राजपूत, डोंट वरी चैंपियन, तू ठीक हो जाएगा, पर ये बता तुझे हुआ क्या था। आंखें छोटी की उसे देखते हुए हैरत तजस्सुस से पूछने लगा, जिस पर अनिल ने लब मीचे। अचानक हुए इस शौक पर वह एकदम से बेहोश हो गया था, मगर उसके घर वालों ने उसे मुकम्मल बीमार बना दिया था। अब भी अबीर उसे सहारे से उसके रूम तक ले गया। इन सब के दौरान भी अनिल खामोश था। अमन और हया अनाया और ऐना को घर छोड़ने गए थे। अलाया और अजलान अपने घर में थे और एमी की बाबत कोई इल्म नहीं था। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अबीर जैसे ही मुड़ा, अनिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। अबीर के हसीन चेहरे पर तनाव उभरा। तेरा भाई बाद में, पहले मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कुछ टेंस है, जो कि होना नहीं चाहिए, इसलिए अभी के लिए बेहतर यही है कि तू रेस्ट करे। उसके माथे पर बिखरे सियाह बालों को संवारते अबीर ने लाड से कहा। तो अनिल गहरी सांस भरते अपने भाई को देखा। ओके, जैसे आप कहें। एमी कहाँ है? अबीर जो ही मुड़ा, अनिल की आवाज़ पर उसके कदम बेसाख्ता ही थमे थे। वह तो मेरे ख्याल से वापस जा चुकी है, अबीर ने माथा मसलते कहा। तो वो बेकरारी से बिस्तर से उठा। जा चुकी है? मगर किसके साथ? मैं जानता हूँ अनिल, वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि एक क्रिमिनल थी, मगर हॉस्पिटल में उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आया था। ये बात घर में किसी को मालूम नहीं। वो वापस लंदन चली गई है, अबीर ने नर्म लहजे में उसे आगाह किया, जो बेदम सा सोता पीछे को गिरा था। आंखों पर हाथ रखते उसने जब्त से आंखें मींची। आई विल कॉल यू लेटर। अजलत में वार्ड में दाखिल होते उसने मोबाइल फोन की दूसरी सिमत मौजूद जवेरिया से कहा। वह आज काफी दिनों के बाद अपने हॉस्पिटल आया था। ऐना भी अब उसके साथ कई इमरजेंसी केसेस को देख रही थी। अभी भी वो अजलत में एक पेशेंट को चेक करने जा रहा था जब उसका फोन अचानक से बजा। वो जानता था कॉल करने वाली जवेरिया ही होगी। उसे काफी दिनों से इग्नोर कर रहा था और अब भी उससे जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। जब आगे से जवेरिया की चीख ओ पुकार सुनाई दी, अबीर के माथे पर बल नुमाया हुए वो एकदम से रुका, तो उसके पीछे चलता फारिस भी रुक गया। क्या हुआ सर? फारिस ने चौंक कर उसे देखा, जो कुछ परेशान था। जवेरिया, आर यू ओके? क्या हुआ है? तुम चीख क्यों रही हो? अबीर, है मेरा पैर। जवेरिया की दर्द भरी आवाज पर अबीर ने मुड़ते फारिस को देखा। मुझे अभी जाना होगा फारिस, तुम पेशेंट को देख लेना। अपना कोट उसके हाथ में दिए वो अजलत में वहां से बैरूनी गेट की तरफ निकला। फारिस उसे आवाजें देता रह गया। जवेरिया, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शहद रंग आंखों में अजीब जनलाहट सिमट आई थी। वो अजलत में पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। डोंट क्राई बेबी। वो वापसी के सफर पर रवाना हो चुके थे। हुरन मुसलसल रो रही थी और उसके आंसू कहाँ गवारा थे डेविल को। उसने बहुत मोहब्बत भरे लहजे में कहते उसके आंसू साफ करने की कोशिश की, मगर हुरन ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। मगर उसका ये गुस्सा भी डेविल के लिए बहुत अहम था। मुझे न नहीं बैठना यहाँ पर, मुझे सीट पर बिठाओ। आंसू भरी नीली झील सी आंखों से उसे घूरती वो नाराजगी से बोली। तो डेविल ने सर सीट की पुश्त से टिकाया। भूरी आंखों में अजब सा खुमार उमड़ा था। मेरी दस्तरस ही आपकी आखिरी पनाहगाह है बेगम। खामोशी से बैठे या तो धोकर, अब मुझसे दूर जाने की बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाला। तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो फिर से छटपटाई। डेविल ने आंखों में वहशत समेटे उस परिवश को देखा और नरमी से उसके भीगे सफेद गाल को छुआ। मुझे तो साथ रहना है ना, और मेरे लिए यही काफी है कि तुम मेरे पास, मेरे सामने रहो। उसका अंदाज पागलों जैसा था। हुरन लब नीचे उसके पागलपन को देख और सुन रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगा। तुम एक बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो कैफ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी। हुरन ने उसे फिर से समझाना चाहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता हूँ, और वो अच्छी लड़की आप हैं मिसेस। वो मुस्कुराया तो हुरन कई लम्हे सांस रोके उसकी मुस्कुराहट देखती रह गई। वो सिर्फ चेहरे से ही नहीं, वो हर तरफ से हसीन था। उसके गालों में उभरते गड्ढे फिर से छुप गए थे। मगर हुरन शाह अजीब सी कैफियत का शिकार हुई। मैं तुम्हारे तो क्या किसी के भी काबिल नहीं। नजरें चुराते वो फिर तल्खी से बोली, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके मामले में आगे मौजूद शख्स रूई से भी ज्यादा मोम हो जाता था। फिर वो कैसे उसकी बात का गुस्सा करता। गलत बात, आप नहीं, मेरे सिवा कोई दूसरा मर्द आपके काबिल नहीं। तीखी नाक चढ़ाए उसने मगरूरियत से जतलाया, और हुरन शाह बेबसी से उसे देखती रह गई। मैं नापाक हूँ कैफ, वो चिल्लाई। अपने लिए बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल करती वो अजियत की इंतहाओं पर थी। डेविल की भूरी आंखों में खून उमड़ा, चेहरे पर पत्थर से सख्त तासुरात सिमटे। गलत बात, तुम नापाक नहीं, तुम वो अनमोल तोहफा हो जिसे खुदा ने हर किस्म की नापाकी से पाक रखा सिर्फ मेरे लिए। तुम खास हो मेरे लिए हूर, तुम समझती क्यों नहीं? वो जुनून भरे अंदाज में कहते उसके चेहरे के करीब चेहरा लाया तो हुरन शाह को लगा जैसे उसका सांस रुक सा गया हो। डेविल ने नरमी से उसके सुलगते आग जैसे गर्म पड़ते हाथ को खोला और हथेली पर अपने दहकते लब रखे। बेख्तियार वो सिसकी। ये आंखें मेरे लिए खास हैं क्योंकि इनमें मुझे अपनी जिंदगी, अपनी हुरन शाह का अक्स दिखता है।
शिद्दत जुनून भरे अंदाज में कहते उसने हुरैन शाह की आंखों पर अपना पुरहिद्दत लम्स छोड़ा तो हुरन को लगा जैसे वो बेजान हो गई हो। वजूद में कपकपाहट सी तारी हुई। तुम खास हो हुर, नहीं मानना तुम्हें तो मत मानो, मगर तुम खास हो मेरे लिए। वो जिद भरे अंदाज में गोया हुआ तो हुरन ने दर्द से फटते सर समेत आंखें मूंदी। मुझे नींद आई है, सीट पर बैठना है मुझे। उससे दूर होने की नाकाम सी कोशिश की। यहीं सो जाओ। उसका सर जबरदस्ती अपने सीने से लगाए वो उसका सर थपकने लगा, जिस पर हुरन ने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द की। नींद कहाँ आनी थी उसे, वह तो बस उससे जान छुड़ाना चाह रही थी। वो नहीं जानती थी उसकी किस्मत में क्या लिखा है। ना जाने अब उसकी जिंदगी किस मोड़ जाने वाली थी। ठंडी आहें भरते वो अपनी फैमिली को सोच आंखें मूंद गई। हान इतने चुप क्यों हो? बाई ने माथे पर आते पसीने को पल्लों से पोंछा। आज काफी दिनों के बाद वो सीधा कोठे पर बाई की मखसूस जगह पर उसके सामने मौजूद था। उसके पीछे खड़ा महावीर कब से मुस्कुराए जा रहा था। उसके चेहरे पर फैला इत्मीनान बाई किस जो जहर से भी बुरा लग रहा था। क्या मेरे भेजे गए पैसे कम पड़ गए हैं बाई, जो आप ये नंगा खेल रचाने की तैयारी कर चुकी हैं? तैयारी नहीं, हान एक बार तो कर भी दिया। महावीर ने झुकते उसे साहिबा की बोली वाली बात याद दिलाई, जिस पर वो बेतासीर निगाहों से बाई को देखता रहा। मगर बाई का हाल ऐसा था कि वो अभी महावीर का खून कर देती। हान ये कोठा है, ग्राहक आना ही छोड़ गए हैं, फिर कैसे सब चलेगा? इतनी लड़कियों का पेट भरना, साहिबा इन लड़कियों में शामिल नहीं थी। बाई तुमने उसकी बोली क्यों लगाई? वो बाई की बात टोकता पहले से भी ज्यादा पथरीले लहजे में बोला। हान पूरे 10 करोड़ लिए बाई ने। महावीर ने फिर से जले दिल के फफोले फोड़े तो अब की बार उसने नीली आंखों में बेजारगी समेटे उसे खामोश रहने का कहा, जिस पर वो उंगली होठों पर रखते तिलमिला सा गया। हाँ, वो मेरी बेटी है, मेरे बाद उस कोठे को वही चलाएगी। वैसे भी अब उसका मुस्तकबिल यही है। बाई के लहजे में कोई नदामत नहीं थी। गलत कोठे को कोई नहीं चलाएगा। इन सब लड़कियों को मैंने एक एनजीओ भेजने का फैसला कर लिया है और अब साहिबा और आप मेरी जिम्मेदारी पर रहेंगी। बाई ने हैरत से आंखें फाड़े हान को देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। तुम सोच भी रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? बाई ने झुंझला कर पूछा। सब जानता हूँ, मैं और आप भी अब ऐसा ही करेंगी। उसने टांग पर टांग चढ़ाए सपाट लहजे में कहा। वह लोग मुझे जान से मार देंगे हान, मैं ये कोठा बंद नहीं कर सकती, बाई ने खौफजदा से लहजे में कहा, जिस पर हान चौंका। क्या मतलब? कौन लोग? आलिहान ने हैरत से इस्तफसार किया। अब की बार महावीर भी चौंका था। वही लोग जो इन लड़कियों को उठाकर लाते हैं। बाई ने सर झुकाए उसे हकीकत से आगाह किया, जिसे सुनने के बाद उसके चेहरे पर सर्द मेहरी सी सिमट आई। जुनून इश्क एपिसोड 59 पार्ट 1 रायटा। ज़ैनब राजपूत सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों और चेहरे पर पड़ती उसकी नींद में खलल डाल गई। आंखों पर हाथ रखे वह नींद में कसमसाई। आलिहाना जब लबों से बेख्तियारी में अदा होते उस नाम ने बाकी की सारी नींद भग से उड़ाई थी। इनायत का सब ये चेहरा एक ही लम्हे में तारीक पड़ा। सियाह झील सी गहरी आंखों के सामने उस मगरूर शख्स का हसीन चेहरा लहराते ही इनायत ने गुस्से से दांत कचकाए। सुबह ही सुबह वो उसे याद तो हरगिज नहीं करना चाहती थी। सर झटक पर वो बिस्तर पर उठकर बैठी। जब दिमाग जरा सा बेदार हुआ, एक सेकंड में तो कल रेहान के साथ गई थी। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते वो गर्दन मोड़े अपने कमरे की खुली खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां से झांकती सूरज की ताज़ा किरणें देख उसे एहसास हो चुका था कि सुबह हो चुकी है। ये कैसे मुमकिन है? दुपट्टे से आजिज वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए उठी और अपने सर को हाथ की उंगलियों से दबाया, जिसमें जाने क्यों मगर शदीद दर्द उठता महसूस हो रहा था। मैं तब तो वहाँ थी क्लब में, फिर रेहान ने मुझे सॉफ्ट ड्रिंक दी। उसके बाद क्या हुआ? एक हाथ पुश्त पर टिकाए वो खौफजदा सी निगाहों से दीवार को देखते याद करने लगी। मगर गुज़िश्ता रात क्या हुआ था? उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। इनायत ने सीने को हाथ से मसला और जल्दी से शावर लेने का सोचते वो अपना ड्रेस वार्डरोब से निकालती वॉशरूम की सिमत बढ़ने लगी। एक सेकंड, ये ड्रेस कैसे? मैंने तो ब्लैक ड्रेस पहना था। सियाह झील सी आंखें खौफ के वेर असर मजीद गहरी हुई थी। इनायत ने बेबसी से आंखें मीची और एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करती वो जैसे ही वॉशरूम की सिमत बढ़ी। सोफे पर पड़ी कल रात की ड्रेस देख उसके कदम थमे। इनायत ने चौंक कर अपनी सियाह झील सी आंखें फैलाए उस ड्रेस को देखा। कुछ धुंधला सा उसके जहन के पर्दे पर लहरा रहा था। मुझे शावर लेना चाहिए, इनायत ने सर झटकते खुद से कहा और शावर लेने वॉशरूम में घुसी। मगर जैसे ही शावर लेते वो बाहर निकली, अचानक आलिहान शाह और एक बाइक उसकी आंखों के सामने लहराई। एकदम से उसका सांस थमा। इनायत ने बाल खुश्क करते अपने हाथ को रोका और जहन पर जोर डाला। दिमाग में अजीब सा दर्द महसूस होता। माँ उसे वही गंभीर आवाज अपने करीब तर सुनाई दी। इनायत खौफ से कांपते एकदम से मुड़ी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अभी वो खुद से बड़बड़ाई ही थी जब ऐना भागकर कमरे में आई। इनायत बेटा, रेहान को गोली लगी है, आपने बताया क्यों नहीं? आप ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं मेरी जान? ऐना के लहजे में फिक्र, खौफ और परेशानी थी। वो उसके हाथ पकड़कर उसे देखने लगी, जिसे गोली के नाम पर अब तेजी से आलिहान का गोली चलाना याद आया और उसके साथ साथ एक एक करते रात का गुजरा लम्हा उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। ये नहीं हो सकता, ये कैसे?
मुंह पर हाथ रखे वो बेयकीनी से बोली। खौफ और दहशत से उसके हाथ पैर फूल चुके थे। वो क्या कर चुकी थी? सियाह आंखों में आलियान शाह का खौफ तैर रहा था, जिसे ऐना कुछ और ही समझ रही थी। बेटा, वो हॉस्पिटल में है, मगर अब ठीक है, आप परेशान मत हो, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। अना ने बेटी को तसल्ली दी, जिसका दिल अचानक से खराब हो रहा था। वो माँ के हाथ को झटकते भागकर वॉशरूम में घुसी। अना ने घबराकर अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। इनायत, बेटा क्या हो गया? वो घबराई हुई सी बेटी के पीछे वॉशरूम में दाखिल हुई, जो बुरी तरह से वोमिटिंग कर कर के हलकान हो रही थी। ऐना ने उसकी पुश्त रब की, जिसका चेहरा चंद ही लम्हों में बेतहाशा सुर्ख हो चुका था। मम्मा मम्मा, पता नहीं क्यों दिल मतला रहा है, मुझे लगता है रात को ड्रिंक पी ली थी, शायद उसका असर है। इनायत ने चेहरे पर पानी की छींटे मारी और मुड़कर अपनी फिक्र में घुलती अपनी माँ को पुरसुकून करना चाहा। चलो मेरे साथ, जानती हो बाहर का कुछ भी सूट नहीं करता, फिर भी ड्रिंक पी ली। चलो अब रेस्ट करो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ, अच्छा फील होगा। उसकी पेशानी पर बोसा देते ऐना ने नरमी से कहा, जिस पर वो सर असबात में हिलाती बेड की तरफ बढ़ी। वो समझ चुकी थी ये सब उस रेहान की पिलाई गई ड्रिंक का असर था। दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाजते वो घुटनों के गिर्द हाथ बांधे बैठ गई। अगर आलिहान वक्त पर ना आता तो क्या होता? ये सोच आते ही एक पल को उसका चेहरा लट्ठे सा सफेद पड़ गया, मगर फिर अपनी कार्रवाइयां याद आते ही उसने जबान दांत तले दबाई। चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा था। उस रीछ को इतना तंग किया था और अब एक वक्तीनन वो उससे बदला लेता। ये सोच आते ही इनायत का सर नए सिरे से घूमा। थूक निगलते उसने अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश करते एलसी ऑन की। क्या मतलब है हरमीन? कौन शौहर? आलियान शाह हैरत इस्तजाब से गोया हुए। ऐसा ही कुछ हाल वियाम का भी था। डेविल नाम था उसका। वो आया, गार्ड को गोलियों से भून डाला और मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को ले गया। वो रोते हुए बोली, आवाज उनके हलक में अटक रही थी। वो बमुश्किल से अल्फाज अदा कर पाई। जब वियाम और आलियान शाह ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। तुमने रोका क्यों नहीं उसे? कैसे ले जाने दिया मेरी प्रिंसेस को? आलियान ने पागलों की तरह अपने बालों को नोचते हुए कहा था। वह जानता था अगर वह लड़का इसकी बेटी को ले गया था तो अब हुरन को वापस लाना इंतहाई मुश्किल था। मैं कैसे रोकती? वो कह रहा था हुर पर इसका हक है, सिर्फ अब वो इसकी बीवी है, इसलिए मेरे सारे हक खत्म हैं इस पर। हरमीन ने मुंह पर हाथ रखते अपनी आवाज को हलक में दबाने की नाकाम सी कोशिश की। वो भला कैसे भूल जाती इतना सब कुछ? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा। आलियान शाह भबक कर दहाड़े, जबकि वियाम किसी गहरी सोच में मुब्तला था। वो शुरू से ही ऐसा था। इसकी जबान से ज्यादा इसका दिमाग काम करता था और अब भी वो कुछ सोच कर आगे बढ़ा। सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ, मुझे देखना है। उसे वियाम ने सर्द निगाहों से आलियान शाह को देखा। उसे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद आलियान से हरगिज नहीं थी। अगर ऐसा कोई भी मामला था तो उसे सबसे पहले वियाम को आगाह करना चाहिए था, ताकि वो इस हमले के लिए पहले से तैयार रहते हैं। हाँ, मैं निकलवाता हूँ। आलियान शाह जैसे होश की दुनिया में लौटे थे। जरूरत नहीं इसकी भई, वो आपका अक्स है, यूं समझ ले वो आप ही का साया था, खुकवा आप जैसा। हरमीन शाह किसी ट्रांस की सी कैफियत में बोली थी। इनकी बात सुनते वियाम चौंक सा गया। उसने बेयकीनी से गर्दन मोड़े पास खड़े आलियान शाह को देखा, जिसने बीवी की बात की तस्दीक करते सर अस्बात में हिलाया। नामुमकिन, फुटेज निकलवाओ, वियाम ने अजीब से अंदाज में कहा था। दिल और दिमाग में अब अलग सा तूफान उठ चुका था, जिसका कोई सिरा कोई जोड़ नहीं था, मगर वो डेविल को जरूर देखना चाहता था। हाँ, एक बार तो जरूर। आप ही डोंट वरी, ठीक हो जाएंगी आप। बस जरा सा फीवर हो रहा है और कुछ भी नहीं। मैं जरा दादू को देख आऊं, मेरे ख्याल से इनका बीपी डाउन हो चुका है, आप रेस्ट करें। अनाया ने नरमी से बहन को देखकर उसे हिदायत दी। ऐना के बताने के बाद से अनाया काफी देर से इनायत के पास बैठी थी और अब भी नैना का ख्याल आने पर वो उसे हिदायत करते उठी। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम और मामा ख्वाह मख्वाह में परेशान हो रहे हैं, इनायत ने उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर अनाया बिना कुछ बोले मुस्कुराकर रूम से निकली। वो नैना की मेडिसिन का बॉक्स उनके रूम से उठाए अब नीचे हॉल की जानिब बढ़ रही थी, जब अचानक इसका फोन ब्लिंक हुआ। अनाया ने सीढ़ियां उबूर करते मोबाइल फोन निकाला। किसी ऑन नाउन नंबर से एक साथ ढेरों तस्वीरें और वीडियोस भेजी गई थी, जिन्हें देखकर इसकी भूरी आंखें बेयकीनी से फैल गई। ये नन नहीं हो सकता। वो लड़खड़ा सी गई, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। हसीन चेहरा एक ही लम्हे में तारीक पड़ा था। उसने सहारे के लिए रेलिंग थामी जब एक मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें इस जगह का पता लिखा हुआ था। माम दादू को मेडिसिन दीजिएगा, मुझे एक काम से निकलना है, मजबूत लहजे में कहती वो अजलत में बाहर की सिमत बढ़ी। अबीर अलवी पर उसे यकीन तो शुरू दिन से ही नहीं था, क्योंकि इस शख्स ने इस रिश्ते को यकीन की डोर से बांधा ही कब था, जो वो भी इस पर यकीन करती। अगर तो ये सब सच हुआ, अबीर अलवी तो भूल जाना कि इस बार तुम्हें माफी मिलेगी। गाड़ी को स्टार्ट करते ही इसकी भूरी आंखों में संजीदगी सिमटी। हंस लब नीचे वो जेर लब बड़बड़ाई और फुल स्पीड से गाड़ी बाहर निकाली। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो प्लीज। वो खाने की ट्रे को देख नजरें चुराए बोली। आयश ने आईब्रो उचकाते उसे घूरा और एक सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करते ट्रे को एक साइड किया। कुछ कहना चाहती हो तो साफ साफ कहो।
आयश ने संजीदगी से उसके चेहरे को देखते इस्तफसार किया, जिस पर अमाया घबराई। वो मैं वापस जाना चाहती हूँ। सर झुकाए उसने अपने दिल की बात बयान की। हम किस खुशी में। अब की बार आयश का लहजा बेलचक था। चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी समेटे वो अमाया को देखने लगा, जो काफी परेशान सी थी। बस मुझे वापस जाना है, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है। यहाँ मुमानी का रवैया मुझे सोने नहीं देता। मैं अपनी ही नजरों में मुजरिम बन चुकी हूँ, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से वो कैसे, जरा तफसील बताएंगे आप ज़ौजा? उसकी बात टोकते वो दांत पर दांत जमाए बोला, अगर तुम मुझसे शादी की जिद ना करते तो आज ये सब कुछ ना होता। कोई भी खुश नहीं इस शादी से, ना तुम, ना मैं और ना मुमानी। अमाया के जहन में रोज की कही बातें अब तक गर्दिश कर रही थी। वो ठीक ही कही रही थी। अगर उन्हें अमाया अपने बेटे के लिए बुरा साया लग रही थी तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था। अम्मा, मैं तो बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से, तुम अपनी बात करो। अमाया ने हैरत से आंखें फैलाए उसे देखा। मगर मैं खुश नहीं हूँ, ना ही कभी हो सकती हूँ, वो धुंधला कर कहती बिस्तर से उठ गई। वो कैसे उसे समझाती अपनी फीलिंग्स, जो वो सोच समझ रही थी। इस हिसाब से उसका वापस चले जाना ही ठीक था। बैठो। आयश की सख्त आवाज पर वो मुड़ी और चारों नाचार उसके पास दोबारा से बैठी। मामा का रवैया तुम्हारी वजह से खराब हुआ अमाया, मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और मुझ पर भी जबरदस्ती की गई है, हालांकि तुम किसी और को पसंद करती हो। अमाया खामोशी से उसे सुन रही थी। अव्वल तो तुम्हारा माजी शादी से पहले जैसा भी था, जो भी था, वो अब मैटर नहीं करता, क्योंकि अब जिंदगी बदल चुकी है। अब हम दोनों ही एक दूसरे का आज भी हैं और आने वाला कल भी। बाकी तुम्हारी कोशिश मामा के रवैये को खुद ही बदल देगी। मगर कुछ नहीं, फैसला हो चुका है। तुम किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं जाओगी, तो मतलब नहीं जाओगी। खाना खाओ, बेलचक लहजे में कहते उसने नया हुक्म सादिर किया। अमाया मुंह फुलाए खाने को घूरने लगी। खाना खाओ डार्लिंग, अगर मैंने जबरदस्ती की तो अच्छा नहीं होगा, सरसराते हुए लहजे में कहते उसने ट्रे उसके सामने की, जिस पर चारों नाचार अमाया ने जब्त के घूंट भरते खाना शुरू किया। चंद ही निवालों के बाद वो हाथ खींच गई। ट्रे उठाए मेज पर रखते वो सोफे की तरफ जाने लगी। यहाँ आओ, बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो उसकी पुश्त घूरते गंभीर लहजे में बोला। अमाया ठिठकी। थूक निगलते मरते उसने आयश को देखा। जज्जी। आयश ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। वहाँ क्या लेने जा रही हो? उसका अंदाज इतना सर्द था कि अमाया का दिल एक पल को दहल सा गया। वो सोने। हम यहाँ आओ, मेरे पास लेटो। जज जी। आंखें फाड़े उसने आयश को देखा। क्या हुआ? खा जाऊंगा तुम्हें जो इतना डर रही हो, आयश ने तंज भरे अंदाज में कहा और अपने करीब जगह पर उसे लेटने का हुक्म दिया। अमाया फौरन से उसके पास बैठी। आयश, फजूल गोई से परहेज करना। आयश ने दो टोक अंदाज में उसे पहले ही वार्न किया तो वो दांत पीसते बिस्तर पर लेटी। अब आंखें बंद की वो सोने की कोशिश में थी। जब रूम की लाइट्स एकदम से ऑफ हुई, आयश का हाथ अपनी कमर के गिर्द महसूस करते वो खौफ ज़दा सी कैफियत में मिनमिनाई। यही सच्चाई है इस रिश्ते की अमाया। आयश अली, जितनी जल्दी तस्लीम करोगी आगे बढ़ने में आसानी होगी। अपने बाएं बाजुओं पर उसका सर रखते उसने थोड़ी से पकड़ते उसका चेहरा ऊंचा किया, जो घबराई हुई सी आंखें मूंदे सांस रोके उसके हिसार में लेटी थी। आयश ने नरमी से उसकी पेशानी पर बोसा दिया तो अमाया का सांस हलक में दबसा गया। दिल मानो पसलियां तोड़कर बाहर आने वाला हो। वो मैं चेंज कराऊं? सोहा के लाए कपड़ों को वो सुबह चेंज करने का फैसला करते सोने जा रही थी, मगर अब आयश के हिसार में खुद को यूं महसूस करते उसने बहाना बनाया। लेटी रहो, सुबह चेंज कर लेना, आयश ने गंभीर लहजे में कहा। तो अमाया ने थूक निगला। जब उसका सुलगता लम्स अपनी ठोड़ी पर महसूस हुआ तो वह सिसकी। अब प्लीज नो, वो खौफ ज़दा सी आवाज में मिनमिनाई। अपने प्लीज को ताला लगाकर संदूक में बंद कर दो ज़ौजा, और जितनी जल्दी हो सके खुद को तैयार कर लो इस रिश्ते के लिए, बिकॉज नाउ आई वांट यू इन एवरी कंडीशन। सरसराते हुए मानी खेज लहजे में उसके कान में भारी सरगोशी करते आयश ने उसका लरसते वजूद को अपने मजीद करीब तर कर लिया। अमाया उसकी बातों से घबराई, मुतफक्किर सी, थोड़ी ही देर में थकान के सबब नींद की वादियों में उतर गई। महातबरेज स्पेशल जुनून इश्क AP 59 पार्ट 2 राइटर जैनब राजपूत जवेरिया। क्या हुआ है? तुम ठीक हो? वो उसके फ्लैट में आया था, मगर दरवाजा पहले से ही खुला था। पूरा घर अंदर से बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। अबीर की शहद रंग आंखों में अजीब सी बेचैनी उभरी, माथे पर ढेरों बल समेटे वो भारी कदमों समेत उसके रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था और जवेरिया नीम बरहना हालत में बेड के करीब बेहोश पड़ी थी। उसके पांव से खून बहकर अब मुंजमद हो चुका था। उसके सर पर भी गहरी चोट थी। अबीर चकराते सर से ये सब देखता आगे बढ़ा और तेजी से उसके करीब झुकते उसने जवेरिया को झंझोड़ा। जवेरिया, क्या सुन रही हो तुम मुझे? जवेरिया, गेट अप। अबीर ने उसका गाल थपकाते उसे होश में लाना चाहा, जो पुश्त के बल लेटी हुई थी। अबीर ने नरमी से उसे कंधे से थामे उसका रुख पलटा तो उसकी आंखें हैरत व खौफ से फैली। वो बेसाख्ता ही पीछे हुआ। जवेरिया का पूरा वजूद खून से लथपथ था, उसकी आंखें बाहर को उबली हुई थी। अबीर का सांस बेसाख्ता ही तेज हुआ। वो घबराया। उसके पेट पर लगे खंजर को देख वो नम निगाहों से आगे बढ़ा, मगर फिर कदम बेसाख्ता ही रोके वो गायब दिमागी से उसे देखने लगा। ऐसा नहीं था
कि वो इतना कमज़ोर हो, जो ऐसी कोई भी चीज़ देखकर डर जाता। मगर जवेरिया उसकी दोस्त थी और उसके साथ साथ जिस बेदर्दी से उसे मारा गया था, उसे देख तो कोई भी बंदा डर जाता। ये सब किसने? मुझे यहाँ से जाना होगा। अपने माथे पर आते बालों को पीछे करते वो ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए बाहर की सिमत तेजी से लपका। दरवाज़ा खोलते वो जैसे ही बाहर निकला, अनाया। अपने सामने अनाया को देख उसका सांस सही मानों में अटका। वो खौफजदा सी कैफियत में उसे देखते अपनी गर्दन पर हाथ फेरते वो आगे बढ़ा। दूर दूर रहो मुझसे। भूरी आंखों में सुर्खी समेटे वो हाथ की मदद से उसे खुद से दूर रहने के लिए कहा और फिर तेजी से उसके पास से गुजरती वो अंदर जाने लगी। अनाया, स्टॉप इट, तुम अंदर नहीं जा सकती, वो तेज आवाज में चिल्लाया। उसे पीछे से बाजू से पकड़ते रोकना चाहा। वो समझ चुका था ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी और अनाया का यहाँ होना इसी बात की तरफ इशारा था। अबीर, लीव मी, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को। अपने पेट के गिर्द हाथ बंधे उसके हाथ को गुस्से से खुद से दूर झटकते वो गुर्राई थी। हसीन चेहरे पर गैस वो गजब छाया हुआ था। मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से जाना होगा अभी। अबीर ने उसे समझाने की कोशिश करते अपने साथ घसीटा। नो, तुम मुझे चीट करके भाग नहीं सकते। अबीर, लीव मी। वो उसके हाथ पर जोर से बाइट करते उसका हिसार ढीला पड़ते ही अंदर की तरफ भागी। जवेरिया, तेज आवाज में चिल्लाते वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, दरवाजे के करीब उसके कदम खौफ व बेयकीनी से थम गए। बुरी आंखें हदर्जा फैली वो खौफ से सफेद पड़ते चेहरे पर हाथ रखते लड़खड़ाई। अनाया, चलो मेरे साथ। अबीर फिर से दांत पीसते उसकी तरफ लपका। नो तत्, तुमने उसे मार दिया। अनाया ने बेयकीनी से उसे देखा। आंसू बेचैनी से उसकी आंखों से बह निकले थे। मैंने उसे नहीं मारा अनाया, बिलीव मी, तुम चलो मेरे साथ, मैं सब समझाता हूँ। अबीर ने उसे पुरसुकून रहने का कहा। तो कौन मार गया उसे? माँ, बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। पुलिस? अबीर के होंठों से बेसाख्ता ही ये अल्फाज निकले। अनाया, मुझे ट्रैप किया जा रहा है, बाहर पुलिस आ चुकी है, निकलो, हमें जाना है यहाँ से। अबीर ने सर्द लहजे में कहते उसे अगले ही लम्हे किसी बेजान गुड़िया की तरह बाहों में भरते बाहर की तरफ भागा। बाहर मौजूद अपनी गाड़ी की तरफ जाते वह तीर की तेजी से वहां से गाड़ी भगाते वहां से निकला। वह रात काफी देर से लौटा था। माँ बाप के फोर्स करने पर वो वापस तो लौट आया था, मगर यहाँ आकर वो ज्यादा बेचैन हो चुका था। दरवाजा खोले वो अंदर दाखिल हुआ। रूम खाली था। वो ठिठका, बेइरादी तौर पर निगाहें माहा को ढूंढ रही थी, जो सिरे से रूम में मौजूद है नहीं थी। कमरे की लाइट्स ऑन करते तबरेज ने दूर से ही कोट उतारते सोफे पर फेंका। हाथ से माथे पर बिखरते बालों को पीछे करते वो शर्ट के बटन खोलते रिलैक्स अंदाज में बेड पर बैठा। जब अचानक नजर पास पड़े मेज पर रखे एक लेटर पर गई, बेसाख्ता ही उसकी आंखों में हैरत उमड़ी। आप चाहते हैं कि मैं आपसे तलाक ले लूं, मगर मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपकी खुशी के लिए आपको छोड़कर जा रही हूँ, मगर तलाक कभी नहीं लूंगी। आपकी माँ। चंद लाइनों पर मुश्तमिल ये छोटा लेटर तबरेज को झंझोड़ कर रख गया। उसने मुट्ठी में उस कागज को गुस्से से दबोचते दोनों हाथों में अपना सर गिरा लिया। वह तो उसे सेव रखने के लिए इतना शदीद रिएक्ट दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जा सकती, मगर यहाँ वो गलत साबित हो चुका था। उसे महफूज रखने के लिए खुद को उसकी नज़रों में बुरा बनाने की उसकी कोशिश अब वाकई में इसी पर उलटी पड़ गई थी। वो तेजी से उठा, इसी हुलिये में बाहर भागने के से अंदाज में निकला। कहाँ जाते हो? मीरब सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़े चित्तौनों से उसे घूरते इस्तफसार करने लगी, जिसके हसीन चेहरे पर तनाव था। वो काफी टेंस लग रहा था। मॉम, मुझे जाना है। वही तो पूछा है, कहाँ जाना है? मॉम, प्लीज रास्ता छोड़े, मेरा अभी जाना जरूरी है, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला। उन्हें रास्ते से हटने का कहने लगा। बहुत हट किया है तुमने तबरेज, माहा का कसूर इतना भी बड़ा नहीं था जो तुमने उस पर इतना जुल्म ढाया। मीरब ने ताज्जुब से बेटे को देखकर कहा, जो आगे ही जब्त की इंतहाओं पर था। दोनों हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींचे। वो खामोशी से लपसिए खड़ा रहा। मॉम, फॉर गॉड सेक, मैं आपको समझाने की कंडीशन में नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दें। वह जाने कहाँ चली गई है? मुझे ढूंढना है माहा को। उसका लहजा बेबसी समोए हुए था। अब क्यों ढूंढोगे? तलाक का भी तो तुमने कहा था। टांगे तोड़ दूंगा मैं उसकी अगर आइंदा उसने ये घटिया हरकत की। पहले ढूंढ तो लो। मीरब बेटे के जुनूनी अंदाज से खासी लुत्फ अंदाज हो रही थी। अब भी चैलेंजिंग अंदाज में कहा, जिस पर वो हंस कर सर झटक गया। पिछले 10 मिनट से आपने मुझे रोका हुआ है, अब बता दे कहाँ है आपकी बहू। एम सॉरी, मैंने गलत किया, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ, उससे भी मांग लूंगा, अब बताए कहाँ है वह। दोनों हाथ कानों को लगाते वो माजरत भरे अंदाज में बोला। तो मीरब ने उसके हाथ नीचे किए। इतनी मिन्नत करे हो तो बता देती हूँ, वही है तुम्हारी बीवी, तुम्हारे अपार्टमेंट में जाओ। और इस बार मुझे मेरी हस्ती मुस्कुराती माहा ही वापस चाहिए। मीरब ने मुस्कुराकर उसकी पुश्त रब करते कहा, जिस पर वो मुस्कुराकर अजलत में घर से निकला। एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते वो आज उस नाराजगी को खत्म करने का तहिया करते गाड़ी से निकला। अपार्टमेंट पर एक निगाह डाले वो लंबे लंबे डग भरते अंदर दाखिल हुआ। चारों अतराफ मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था, मगर उस अंधेरे में भी उसे अपनी माहा की महक महसूस हो रही थी। वो बिना वक्त जाया के सीढ़ियों की सिमत बढ़ा। लंबे लंबे डग भरते वो मखसूस रूम की तरफ गया।
पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। भारी कदम उठाते वो जो ही अंदर दाखिल हुआ, लाइट्स खुद ब खुद ऑन हुई थी। तबरेज ने चौंक कर पूरे रूम को देखा, जो गुलाब के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। फर्श पर ढेरों हार्ट शेप के लाल गुब्बारे पड़े थे और बेड भी हार्ट शेप में फूलों से सजाया गया था। एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होठों पर रक्सा हुई जब निगाहें बेड के ऊपर लगे बड़े से सॉरी पर गई। सर झटक कर वो बेकरार निगाहों से माहा को ढूंढने लगा, जो वहां थी ही नहीं। माहा, आज अरसे बाद उसके अंदाज में वही शिद्दत थी जिसे सुनकर माहा को अपने रूम में सुकून की लहरें उतरती महसूस हुई। तबरेज उसे ढूंढते अपने रूम से अटैच दरवाजा खोलता छत पर चला गया, जहाँ हुई सजावट रूम से भी ज्यादा खूबसूरत थी। एक तरफ 2 चेयर्स लगी हुई थी, दोनों अतराफ व्हाइट कलर की लाइटिंग और पर्दों से पूरे छत का नक्शा ही तब्दील कर दिया गया था। राहदारी के पूरे रास्ते पर फूल बिछे हुए थे। तबरेज इन फूलों पर कदम रखते जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसके गाल खुद ही सुर्ख पड़ रहे थे, अंग अंग से सरशारी फूट रही थी। वो बेकरारी से उसका जेबे को ढूंढने लगा जिसके लिए वह यूं भागा भागा आया था, और मोहतरमा गायब थी। उसकी निगाह पर्दों के पीछे से लहराते सफेद आंचल पर गई तो उसने लब दबाए मुस्कुराहट जब्त की और घूमकर दूसरी तरफ से होते वह झपट कर माहा के करीब पहुंचा, वो जो पर्दों की ओट से उसे देख रही थी। अचानक उसके गायब होने और अपने करीब किसी दूसरे वजूद को महसूस करते वह झील सी आंखें फैलाए मुड़ी तो बेसाख्ता ही सांस रुक सा गया। वो घबराकर पीछे हुई जब अगले ही लम्हे तबरेज ने उसकी नाजुक कमर के गिर्द अपना बाजू हमाइल करते उसे खींचते अपने करीब किया। माहा सांस रोके उसे देखे गई, जिसकी आंखों में अलग सा खुमार था। उसकी बोलती निगाहों से हाइफ होती वो झटपटा कर दूर होने लगी, जबकि उसे शिद्दत से खुद में भींचते तबरेज ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। इतनी तैयारी मुझे मनाने के लिए की गई है, जानम सराहने का मौका तो दें। उसके दहकते गाल से अपने होठमस करते वो गंभीर लहजे में बोला तो माहा का पूरा वजूद लरस सा गया। वो शोला ज्वाला बनी सफेद साड़ी में उसके सामने आई थी। पागल होना तो बनता था उसका तबरेज, वो उसके सीने में छिपी हुई थी। तबरेज ने उसे उस कदर शिद्दत से खुद से लगाया हुआ था कि उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी पसलियां टूट जाएंगी की। बमुश्किल से वो धीमी आवाज में मिनमिनाई। तबरेज ने चेहरा उसके बालों में छिपाया। हम्मा, उसकी मदहोश आवाज सुनते माहा थूक निगलते खामोश हो गई। वो अजीब मुश्किल में फंस चुकी थी, ना तो उसकी नाराजगी बर्दाश्त थी ना ही उसका जुनून। उसके हिसार में लफ्ज़ ये खामोश खड़ी उसके बोलने की मुंतजिर थी जो इतने दिनों के बाद उसे महसूस कर रहा था। जुनून इश्क एपिसोड 60 पर टेक रहा था। ज़ैनब राजपूत खान, मुझे काम चाहिए। मेरा मतलब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, ऐसे फारिग नहीं रह सकता मैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा काम है? मोबाइल फोन प्रॉमिस रूफ। आलिहान शाह उसकी बात पर चौंका नहीं था। ये काम का ख्याल कैसे आया तुझे? टांग पर टांग चढ़ाए वो तिरछी निगाहों से उसे देखते इस्तफसार करने लगा। वो बस अब मुझे काम करना चाहिए। मेरा मतलब है कि बहन की जिम्मेदारी भी है और अब मुझे सीरियस होकर काम पर ध्यान देना है। गर्दन अकड़ा कर वो पुश्त पर हाथ बांधे मजबूत लहजे में बोला, सीधे से क्यों नहीं कहता कि अब तो शादीशुदा है और तुझे बीवी की जरूरतों पूरा करने के लिए काम चाहिए? आलिहान ने सपाट लहजे में कहा तो वो चटपटा सा गया। हान, तुम्हें कैसे मालूम? वो कमीनगी से मुस्कुराकर गर्दन पर हाथ फेरते पूछने लगा, जिस पर आलिहान शाह एक तरफा मुस्कुराया। मुझे सब कुछ मालूम होता है महावीरन, मेरी नजरों से कोई भी चीज बच नहीं सकती। उसने गहरे पुरस्कार लहजे में कहते सिगरेट निकाला। साहिबा, तुम्हारी जिम्मेदारी है अब। 1-2 दिन तक ये सारा जमेला सिमट जाएगा और उसके बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसकी आंखों में कोई आंसू ना आने पाए। उसकी फिक्र मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब तुम्हारी तरह जालिम तो नहीं हूँ मैं जो अपनी मासूम बीवी पर जुल्म ढाऊं। महावीर की जबान में खुजली हुई थी। वो इनायत की साइड लेता आलियान शाह को चौंका गया। बेसाख्ता ही उसे मोहतरमा के साथ गुजारी शब याद आई और उसकी शराफत तो वो अब कभी भी भूलने वाला नहीं था। इतना दुख मत पीटा कर बार बार मेरे सामने, और जितनी तेरी भाभी शरीफ है काफी अच्छे से जान चुका हूँ मैं, तो अपनी हमदर्दी मत जाया कर। उसकी कोई जरूरत नहीं। सर झटक कर वो नखवत से बोला तो महावीर ने दीदे फाड़े उसे देखा है। क्या मतलब? मतलब को छोड़, मेरे पास फाइटिंग का काम है, करेगा, बहुत पैसा है उसमें। आलिहान ने उसे ऑफर दी। फाइटिंग का सुनकर ही महावीर ने थूक निगला। न नहीं, मुझे मरना वरना नहीं, अभी तो शादी हुई है। साहिबा का क्या होगा? मेरे बगैर मैं कुछ और काम ढूंढ लूंगा, घबरा कर कहते हुए अजलत में कमरे से निकल गया। आलिहान उसकी पुश्त को देखता मुस्कुराते हुए सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हुआ। सोने का नाटक हो गया हो तो अब उठ जाए जानम, पिछले 1 घंटे से मैंने आपको नहीं देखा। अपने सीने में मुंह छिपाए सोने का नाटक करती हुरन के बालों में उंगलियां चलाते वो उसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज में बोला। हुरन गहरी तेज सांसें भरती आंखें नीचे लेटी रही। डेविल ने नरमी से उसे फिर से पुकारा। यह एहसास ही खुशकुन था कि वो उसके पास थी, उसके बेइंतहा करीब। वो कसमसाई मगर आंखें ना खोली, जिस पर डेविल ने खुद ही नरमी से उसकी ठोड़ी से थामे चेहरा रूबरू किया। आंखें बंद थी मगर सोने कोशिश में लरजती पलकें उसके जागने की निशानदेही थी। डेविल ने लब दबाए उसकी आंखों पर बारी बारी बोसा दिया।
हुरन का सांस भारी पड़ा, मगर वो उसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि वो सो रही थी। वो पीछे हुआ, उसकी लड़ती लबों और हिलते लबों को देख शरारत से निचला होठ दांतों तले दबाया और बारी बारी उसके फूले सफेद रुखसारों का बोसा लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। सुर्खी छलकाते चेहरे समेत वो उससे पहले कि दोबारा से उसके चेहरे पर झुकता। हुरन ने हथेली उसके होठों पर जमाए आंखें फैलाए खौफदा सी आवाज में कहा, प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें उसकी अशद जरूरत है। मिस्कीनियत भरे अंदाज में कहता वो उसे आंखें फैलाने पर मजबूर कर गया। नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। वो फौरन से सर नफी में हिलाते इनकार कर गई। आपको जरूरत नहीं, मुझे तो है ना। भूरी हसीन निगाहों में ढेरों जज्बात समेटे वो गंभीर लहजे में बोलते हुए साख्ता झुका उसकी ठोड़ी पर अपना दहकता लम्स छोड़ा। बस करे, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। टमाटर की तरह सुर्ख चेहरा लिए वो निगाहें चुराती सख्ती से बोली, क्यों यार, करने में कौन सा गलत काम है? ये तो सवाब का काम है। एक हाथ उसके बालों में ले जाते उसने केचर उतार कर दूर फेंका और नरमी से उसके बालों की जड़ें सहलाते वो मखमूर लहजे में बोलता उसके हसीन चेहरे को नजरों के जरिए दिल में उतारने लगा। सवाब? वह चौंक कर हैरानगी से बोली। बारीक होठ नीचे उसने सर उठाए डेविल को देखा। हम्मम, क्या आपको नहीं मालूम कि शौहर से मोहब्बत करना सवाब का काम है? अल्लाह उससे खुश होता है। मैंने तो कई इस्लामिक बुक्स में पढ़ा है। मेरे ख्याल से आपको इल्म होना चाहिए था। हुरन हुनको की तरह आंखें फैलाए उसे देख रही थी। मुझे क्यों पता होना चाहिए था? मेरे कौन सा शौहर थे पहले? वो उसकी बात का जवाब अपनी सोच के हिसाब से देने लगी, जिस पर डेविल ने लब दबाए उसका स्टॉलर दोनों कंधों पर दुरुस्त किया। हम्मो, पहले तो आपका शौहर नहीं था, मगर अब तो है। आपको नहीं लगता कि आपको ये सवाब का काम करना चाहिए? वो उसे अपनी बातों में ले रहा था, जिसकी नीली आंखों में ढेरों तजस्सुस और हैरत सिमट आई। रुई सा सफेद चेहरा गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो रहा था। छोटी सी तीखी नाक में मौजूद छोटी सी लौंग डेविल को मदहोश कर रही थी। मगर हमारी शादी तो नहीं हुई। हमारा तो निकाह हुआ था, वो भी मजबूरी में। हुरन ने हथेली उसके सीने पर रखी और कुछ फासले पर होते उसे घूरते हुए याद दहानी करवाई। निकाह तो असल शादी है हूर, और अब आपका शौहर तक कयामत तक मैं ही हूँ, तो ये जवाल आपका गलत है। डेविल उसका मूड ठीक करना चाहता था। वो उसे नाराज या खुद से बदगुमान होता नहीं देख सकता था। वह जानता था कि वह दिल ही दिल में बहुत कुछ सोच चुकी थी और डेविल को बस उसे किसी तरह खौफ से मोहब्बत करवानी थी। मगर फिर भी रिश्ता तो मजबूरी में कायम हुआ था। वो अपनी जिद पर अड़ी, तो आप मुझसे मोहब्बत कर ले, ये मजबूरी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी की। डेविल ने नरमी से उसके बालों को दुरुस्त करते दोनों शानों पर फैलाते उसे ऑफर की। नहीं, भला ऐसे भी कोई मोहब्बत होती है? हम्मम, ऐसे नहीं होती, मगर मेरा वादा है, मैं मजबूर कर दूं कि आप मुझसे इतनी ही मोहब्बत करें जितना कि मैं आपसे इश्क करता हूँ। डेविल ने आगे को झुकते उसकी शफाफ पेशानी पर अपना दहकता लम्स छोड़ते उसे सीने में भींचा। तभी जेट जोरदार आवाज के साथ लैंड हुआ। एवा, हुरैन खौफ से चीखी। अशशरीज, बस हम पहुंच आए अपनी मंजिल पर। उसकी पुश्त थपकते वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला। उसे बातों में उलझाने का मकसद ही यही था कि वो उसका ध्यान भटका सके। जीट दूसरे जहाज़ों की निस्बत बहुत ही स्लो से मगर बुरे तरीके से लैंड करता था, और यही वजह थी कि वो हुरन का जहन भटका रहा था। डेविल मूव। जीट का बैरूनी गेट खुला। गार्ड भाग कर उसे पुकारता अंदर आने लगा, जिसे सर्द आवाज में टोकते उसने अंदर आने से रोका। हुरन शाह डेविल की गर्ज पर सहमी गुस्से से उसके कंधे पर दांत खाड़े। गार्ड फौरन से बाहर भागा। एक तरफ रुकते वो सर झुका गया। डेविल ने नरमी से हुरन की पुश्त सहलाई। सॉरी जानम, वो अंदर आ रहा था, इसीलिए गुस्सा किया। निहायत नरमी और मोहब्बत से उसे बताते वो यूं ही उसे गोद में भरे अपने पूरे कद समेत उठाया। आपको शर्म आनी चाहिए, इतने सारे लोगों के सामने मुझे उठाकर घूमते हुए, प्लीज चेयर मंगवा दे। उसके कंधे से सर निकाले हुरन ने एक आंख खोले। पीछे मौजूद भारी नफरी को देख कर डेविल को वो शर्म दिलाना चाहिए जिसके होठों से आज मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी। आपके मामले में भला कैसी शर्म इश्का? वो अपने अजली मोहब्बत से चूर शिद्दत भरे अंदाज में उसके कंधे पर लब रखते बोला। तो हुरन शाह स्टपटी। गेट से अंदर दाखिल होते डेविल ने इस पैलेस को गहरी निगाहों से देखा जो इस जर्मनी में उसकी पहली मंजिल थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? अबीर, तुमने उसे क्यों मारा? वो सर दोनों हाथों में गिराए पागलों की तरह चलाई थी। अबीर स्पॉट निगाहों से मिरर से बैक साइड पर देखता रश ड्राइविंग कर रहा था। अनाया के किसी भी सवाल का जवाब देना वो जरूरी नहीं समझता था। उस वक्त उसे अनाया को किसी सेफ जगह पहुंचाना था। थोड़ी ही देर में वो अलवी हाउस के गेट पर थे। गेट पहले से खुला हुआ। वहां मौजूद सबकी गाड़ियों को देख अबीर समझ गया कि सब तक खबर पहुंच चुकी है। गाड़ी रोकते वो बाहर निकला जहां वियाम, अमन, अजलान, आलियान शाह, उसकी माँ और भाई अनिल मुतफक्किर से खड़े थे। अनाया उसके साथ साथ। अनाया को गाड़ी से निकलता देख वियाम चौका। अनाया भागकर बाप के सीने से लगी, जिस पर एक निगाह डाले अबीर इल्तिजा में आगे बढ़ा। डैड, मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज आप मेरे साथ। छटाक। अभी वो बात मुकम्मल भी नहीं कर सका था जब अमन का हाथ उठा था और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। वहां मौजूद सभी लब नीचे झुके सरों से खड़े थे।
मासूम हया के हया रोती हुई सर नफी में हिलाते अपने बेटे को देख रही थी। अबीर ने शिद्दत से मुट्ठियां भींची, सुर्ख चेहरे से वो जब्त करता फिर से अपने डैड को देखने लगा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, प्लीज डैड, एक बार मेरी बात। क्या बोलेगा तू, अब कुछ बचा है? बोलने को अमन उसके सीने पर दोनों हाथ रखे उसे पीछे को धक्के दी चलाया था। अबीर लड़खड़ाया, डैड हुआ क्या है? प्लीज मुझे बोलने का मौका दे। अबीर ने झिझलाहट से कहते अपनी सुर्ख निगाहों से माँ को देखा। माम प्लीज रोए मत, क्या हो गया है? यार मैं ठीक हूँ, देखें आप रो क्यों रही हैं? वो माँ का चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, तो हया रोती दूर रहो। मेरी बीवी से मिस्टर अबीर एक सानी का, मुझसे और मेरी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। अमन ने तईश के आलम में बीवी का हाथ थामे उसे खींचकर अबीर से दूर किया था। अमन के सर्द लफ्फों पर अबीर अलवी ने हैरत व बेयकीनी से अपने बाप को देखा, जिनकी आंखों में आज फख्र नहीं सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उनका कहा लफ्ज़ानी उसके जहन पर कोड़े की मानिंद बरसने लगा।